नमस्कार दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, स्वागत है आपका महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। और मैं लेकर आया हूँ वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास विधवा का पति का तीसरा एपिसोड। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं विधवा का पति एपिसोड नंबर 3। उस वक्त शाम के 7 बजे थे जब यूपी पुलिस की एक जीप टायरों की तेज चरमराहट के साथ दिल्ली में उस थाने के पोर्च में रुकी जहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर दीवान था। पाठक समझ ही सकते हैं कि इस जीप में इंस्पेक्टर चटर्जी और आंग्रे थे। लगभग साथ ही वे जीप से बाहर निकले। वातावरण में अंधेरा छा चुका था, लाइटें ऑन थी और ठिठुरन बढ़ गई थी। उनके जीप से बाहर निकलते ही एक सिपाही उनके नजदीक आया। चटर्जी ने कहा, हम गाजियाबाद से आए हैं और इंस्पेक्टर दीवान से मिलना चाहते हैं। वे ऑफिस में हैं, सिपाही ने बताया। कुछ ही देर बाद वे ऑफिस में इंस्पेक्टर दीवान के सामने थे। औपचारिक परिचय के आदान प्रदान के उपरांत दीवान ने उन्हें बैठने के लिए कहा। वे बैठ गए। दीवान ने कहा, फरमाइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पिछले दिनों आपने अखबार में 2 फोटो छपवाए थे, एक एक्सीडेंट के बाद याददाश्त खोए युवक का और दूसरा उसके पर्स से निकली युवती की तस्वीर का। दीवान एकदम से सतर्क नजर आने लगा, कुछ इस प्रकार जैसे इस विषय में उसकी अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी भी पैदा हो गई हो। बोला, जी हाँ, आपका पता हमने अखबार से ही लिया था और हम यहाँ याददाश्त खोए उस व्यक्ति के बारे में आपसे कुछ जानने आए हैं। उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं आप? जवाब में चटर्जी ने उसे हरिद्वार पैसेंजर की घटना समेत सारी घटना सुना दी। सुनकर हैरत के कारण दीवान का बुरा हाल हो गया। उफ, उसने इतना जघन्य कांड कर डाला। उसी हत्याकांड के सिलसिले में हमें उसकी तलाश है। सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए चटर्जी ने कहा। होश में आने पर रुपेश नामक व्यक्ति ने हमें बताया कि लॉरेंस रोड पर रहने वाले सेठ न्यादर अली ने उसे सिकंदर की देखभाल करने के लिए रखा था। सिकंदर ने मीठी मीठी बातें बनाकर उसे अपने विश्वास में ले लिया, दोस्त बना लिया। रुपेश के अनुसार सिकंदर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह न्यादर अली का लड़का है। उसके इस संदेह को होश में आने के वक्त पहने कपड़ों पर लगी टेलर की चिट ने बल दिया। इन कपड़ों पर गाजियाबाद के बॉन्टेक्स टेलर की चिट थी, जबकि न्यादर अली के यहाँ मौजूद कपड़ों पर दिल्ली के ही किसी टेलर की। सिकंदर अपने अतीत के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेचैन हो गया। वह जानता था कि न्यादर अली उसे किसी भी कीमत पर बंगले से बाहर नहीं निकलने देगा। अतः उसने रात ही को गायब होने की स्कीम बनाई। रुपेश को विश्वास में लेकर उसने यह वादा करा लिया कि वह उसके गायब होने का रहस्य किसी को नहीं बताएगा। रुपेश ने उससे किए गए अपने वादे को पूरी तरह निभाया भी था कि आज शाम रुपेश भी टेलर की दुकान पर पहुंच जाएगा। सिकंदर ने कहा था कि उसे टेलर से पता लग जाएगा कि मैं कहाँ मिलूंगा। प्रोग्राम के मुताबिक रुपेश राजा राम की दुकान पर पहुंचा और वहां से राजा राम ने उसे भगवतपुरे के उस मकान में भेज दिया। दीवान ने लिंक जोड़ा। हाँ, क्या रुपेश ने यह भी बताया कि उस मकान में उसके साथ क्या हुआ? उसका कहना था कि सिकंदर ने उसे बातों में उलझाकर हथौड़ी की चोट से बेहोश कर दिया। कम से कम सिकंदर से उसे ख्वाबों में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, अतः वह बिल्कुल भी सतर्क नहीं था। उसे तभी होश आया जब वह जल रहा था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि हमलावर सिकंदर था। हाँ, इंस्पेक्टर दीवान जाने के सोच में डूब गया। चटर्जी कहता ही चला जा रहा था। अब सिकंदर द्वारा ट्रेन में बताया गया एड्रेस से रुपेश का बयान टैली कर रहा था। इसीलिए हमने लॉरेंस रोड पर स्थित न्यादर अली के बंगले पर छापा मारने की योजना बनाई, मगर उसके लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस का होना जरूरी है। सो आपके पास आए हैं। सोचा था कि इस मामले में आप इन्वॉल्व भी हैं, अतः हो सकता है कि कोई नई जानकारी दे दें और केस पर विचार विमर्श करने के से नतीजे निकल आया करते हैं। दीवान की मुस्कान गहरी हो गई। बोला, मेरे पास आकर आपने निसंदेह बड़ी होशियारी का काम किया है। हम समझे नहीं। आपके मामले की सबसे महत्वपूर्ण गुत्थी यह है कि आखिर सिकंदर ने यह हत्या क्यों की, और इस सवाल का जवाब मेरे पास है।
कृपया पहेलियां न बुझाएं। गहरी मुस्कान के साथ दीवान ने बताया, वह जब भी किसी युवा लड़की के साथ अकेला होगा तभी उसकी हत्या कर देगा। फर्श पर पड़ी निर्वस्त्र लाश देखने और गर्दन दबाकर युवा लड़की को मार डालने का जुनून सवार होता है उस पर। क्या कह रहे हैं आप? उसे यह बीमारी है। इस बात का प्रमाण पत्र आपको दिल्ली का एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर ब्रिगेंजा दे देगा और अदालत में यह एक ठोस वजह होगी। क्या इस बारे में आप हमें विस्तार से बता सकते हैं? दीवान ने उन्हें युवक के द्वारा गर्दन दबाकर नर्स को मार डालने की असफल चेष्टा, डॉक्टर ब्रिगेंजा का दृष्टिकोण और युवक के पुनः होश में आने के बाद के बयान के बारे में बता दिया। सुनकर जहां उनकी आंखों में हैरत की चमक उभर आई, वहीं सफलता के साए भी नाचने लगे। कुछ देर तक चुप रहने के बाद चटर्जी ने कहा, अब मैं इस सारे मामले के दूसरे ही पहलू पर सोच रहा हूं। किस पहलू पर? रूबी के बारे में। चटर्जी ने कहा, सभी सवालों का जवाब मिल गया है। यूं कहना चाहिए कि एक प्रकार से यह समूचा केस पूर्णतया हल हो चुका है। केवल अपराधी की गिरफ्तारी बाकी है। संभावना है कि वह भी हो जाएगी, मगर यह सवाल अनुत्तरित है कि रूबी कौन थी, उस युवक को वह जॉनी क्यों बता रही थी, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रूबी को यह बात कैसे मालूम थी कि युवक अपने बारे में पूछताछ करने राजा राम की दुकान पर ही जाएगा। संभव है कि रूबी को उसके कपड़ों पर लगी चिट की जानकारी हो। सारी कहानी हमारे सामने है, यह जानकारी उसे किस माध्यम से रही होगी? इस प्रश्न पर दीवान और आंग्रे बगले झांकने लगे। जवाब शायद खुद चटर्जी के पास भी नहीं था, इसीलिए उसने एक नया ही सवाल खड़ा किया, और वह प्रश्न भी विचाराधीन है जिसकी तलाश में युवक न्यादर अली के बंगले से फरार हुआ। हम समझे नहीं। अगर युवक सचमुच न्यादर अली के लड़का सिकंदर ही है तो उसके तन पर मिले कपड़े ही अलग टेलर द्वारा तैयार किए हुए क्यों थे? उसी टेलर द्वारा तैयार किए गए क्यों नहीं थे जिसके न्यादर अली के बंगले में मौजूद उसके अन्य कपड़े थे? प्रश्न निसंदेह विचारणीय है। तो क्या तुम यह कहना चाहते हो चटर्जी कि वह युवक सिकंदर नहीं था? अजीब दुविधा में फंसे आंग्रे ने पूछा। जिन सवालों का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, उनकी तह में कुछ भी हो सकता है। राजा राम कहता है कि वह युवक पहले कभी उसकी दुकान पर नहीं आया। तब सवाल यह भी उठता है कि उसकी दुकान के सिले कपड़े युवक के तन पर कैसे मिले? सवाल वाकई गहरा है। इन सब का जवाब रूबी का रहस्य खुलने पर ही मिलेगा कि वह कौन थी, किस चक्कर में थी, और यह अकेली ही कोई षड्यंत्र रच रही थी या उसका कोई साथी भी था। यह सब पता लगाने के लिए हमारे पास कोई क्लू कहाँ है? तुम उसके द्वारा राजा राम को दिए गए 10,000 रुपयों को भूल रहे हो। 10,000 रुपये? उससे क्या होगा? ये रुपए अपने आप में खुद एक बहुत बड़ा क्लू है। चकित आंग्रे बड़बड़ाया, रुपए भला किस रूप में क्लू बन सकते हैं? जवाब में चटर्जी ने कुछ कहा नहीं। सिगरेट में लंबे लंबे कस लगाने के साथ ही वह अजीब से रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराता रहा। दीवान उसकी इस मुस्कुराहट में से दांत निकालने के लिए अपने दिमाग के कसबल निकाले दे रहा था। युवक अभी तक मुंह बाए कमरे के दरवाजे पर झूल रहे उस पर्दे को देख रहा था, जो रश्मि के तेजी से निकलने के कारण जोर जोर से हिल रहा था। एक बार फिर उसके दिमाग को ढेर सारे प्रश्नवाचक चिन्हों के जाल ने बुरी तरह जकड़ लिया था। हर कदम पर उसे उलझनों का सामना करना पड़ रहा था। किसी मूर्ति की तरह अवाक सा वह वहीं खड़ा रह गया। उसे यह भी होश न रहा था कि नजदीक ही विशेष भी खड़ा है। वह सोचने लगा कि न्यादर अली मुझे सिकंदर साबित करना चाहता था और मैं खुद को सिकंदर मानने के लिए तैयार न हुआ। रूबी मुझे जॉनी कह रही थी। पर्याप्त प्रमाण भी पेश किए थे उसने, मगर मैं फिर भी उस पर शक करता रहा। परंतु यहाँ इस छोटे से घर में, छोटे से परिवार के बीच हालात बिल्कुल उल्टे रहे। रश्मि सिद्ध कर रही थी कि मैं सर्वेश नहीं हूं और मैं खुद को सर्वेश ही साबित करने पर तुल गया। पूर्णतया अभी तक मानने को तैयार नहीं हूं कि मैं सर्वेश नहीं हूं। इसका कारण? वह उस तरीके से सोचने लगा। युवक इन्हीं विचारों के बीहड़ जंगल में भटक रहा था कि विशेष ने पुकारा, पापा पापा। तंद्रा भंग हो गई युवक की। उसने चौंक कर विशेष की तरफ देखा।
किसी शंका से डरा वह युवक की तरफ देख रहा था। बोला, चुप क्यों हो पापा? घुटनों के बल उसके समीप बैठ गया युवक। बोला, नहीं तो बेटे, भला हम चुप क्यों होते? क्या आप हमारे पास से फिर चले जाएंगे पापा? न नहीं बेटे, बिल्कुल नहीं। विशेष को खींचकर अपने कलेजे से लगाता हुआ युवक उठा। गला जाने कैसे रुंध गया था, आवाज खुद ब खुद भर्रा गई। उसे लगा कि आंखें बेवफाई करने वाली हैं। भावावेश वश विशेष को कसकर भींच लिया उसने। मम्मी तो कह रही थी। विशेष अब भी किसी शंका से आतंकित था। वह वे इस वक्त गुस्से में है बेटे। तो आप नहीं जाएंगे? अलग होते हुए उत्साहित से विशेष ने पूछा। इस बच्चे की नीली आंखों में जो चमक इस वक्त थी, उसे देखकर युवक का दिलो दिमाग हाहाकार कर उठा। अपने दिल के हाथों विवश होकर उसने कहा, बिल्कुल नहीं बेटे। तो खाइए मेरी कसम। कहने के साथ ही विशेष ने उसका हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया। युवक का मात्र वह हाथ ही नहीं बल्कि दिल तक कांप गया। अवाक सा मासूम विशेष को देखता रहा। वह जुबान तालू से जा चिपकी थी। विशेष ने कहा, अगर आप फिर गए तो मैं बापू की तरह खाना पीना छोड़ दूंगा, पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं जाऊंगा। युवक के सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। अनजाने ही में उसके सेब से गाल पर एक चुंबन अंकित करता हुआ वह बोला, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे बेटे। क्या अपने पापा पर तुम्हें यकीन नहीं है? तो इसी बात पर मिलाइए हाथ। जोश में भरे विशेष ने अपना नन्हा हाथ आगे बढ़ा दिया। युवक ने हाथ मिलाया। विशेष के दमकते चेहरे को देखकर युवक के होठों पर भी मुस्कान बिखर गई, जैसे उनका दुख सुख एक ही डोर से बंधा हो। अचानक विशेष ने पूछा, आपको मेरे लेटर मिल गए थे पापा? लेटर? हाँ, मम्मी के कहने पर मैंने आपको डाले थे। हमें लेटर डाले था आपने? किस एड्रेस पर भाई? आपका नाम आकाशपुरी, तारा नंबर 15। वेदना से लबालब भर गया युवक का हृदय। खुद को रोने से रोकने के लिए जबरदस्त श्रम करना पड़ा उसे। बोला, अरे हम तो तारा नंबर 15 में ही रहते थे। फिर आपने हमारे इतने सारे लेटर्स का जवाब क्यों नहीं दिया? लेटर तो तभी मिलता है ना बेटे, जब उसे लेटर बॉक्स में डाला जाए। मम्मी ने भी यही कहा था और हमारे सारे लेटर्स उन्होंने लेटर बॉक्स में ही डलवाए थे। लेटर बॉक्स में? कौन सा लेटर बॉक्स? देखिए, वह रहा। कहने के साथ ही विशेष ने जल्दी से एक तरफ को इशारा कर दिया। युवक ने जब उस तरफ देखा तो दिल धक से रह गया। कमरे में मौजूद एक सेफ की पुष्ट पर लेटर बॉक्स नुमा एक खिलौना रखा था। लाल रंग का एक छोटा सा गोल लेटर बॉक्स। दरअसल यह गुल्लक थी, अतः अंदर से खोखला था। पैसे डालने वाले स्थान से कोई भी कागज तय करके अंदर आराम से डाला जा सकता था। युवक के सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। क्या तुमने सारे पत्र उसी में डाले थे? मम्मी ने कहा था कि उसमें डालने से पत्र आपको मिल जाएंगे। रोकने की काफी कोशिश के बाद भी आंखों ने विद्रोह कर ही दिया। जाने क्यों युवक के दिल में उस लेटर बॉक्स को खोलने की तीव्र इच्छा उभरी। बॉक्स के खुलने वाले मुंह पर छोटा सा ताला लटका हुआ था। एकाएक ही उसके दिल में यह सवाल उठा कि एक माँ को बिना पापा के बच्चे को पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। वह खुद को रोक नहीं सका। एक कुर्सी पर चढ़कर उसने बॉक्स उतार लिया। बॉक्स के समीप ही छोटी सी चाबी रखी थी। विशेष के नजदीक आकर उसने ताला खोला। बॉक्स का ताला खोलते ही लुढ़ककर कई कागज फर्श पर गिर गए। अरे, ये सारे लेटर तो इसी में रखे हैं पापा, फिर आपको मिलते कैसे? इस तरफ का पोस्टमैन छुट्टी पर होगा बेटे, भर्राए स्वर में कहते हुए युवक ने उनमें से एक कागज उठा लिया। खोलकर पढ़ा। लिखा था, मेरे प्यारे पापा, मेरे लिए टाफियां लेने गए आपको इतने ढेर सारे दिन हो गए हैं, मगर आप आते ही नहीं। मैं हर समय आपके लिए रोता रहता हूँ। जब मैं रोता हूँ तो मम्मी भी रोती है। पापा कहती है कि मैं हर समय आपसे टाफियों के लिए जिद करता रहता था, इसीलिए आप चले गए हैं। अच्छा, तो मैं अपने कान पकड़ता हूँ पापा, अब कभी टाफी नहीं मांगूंगा, मगर आप आ तो जाओ। अब आओगे ना पापा? टाफी बहुत गंदी होती है। यस पापा, अच्छे होते हैं। सच है ना पापा? देखो, अगर आप मेरा यह लेटर पढ़कर भी नहीं आए तो मैं रूठ जाऊंगा आपसे। आपका शैतान बेटा विशेष।
टप टप करके कई बूंदें उस कागज पर गिर पड़ी। अरे, आप रो रहे हैं पापा? बेटे, खींचकर उसने विशेष को अपने सीने से लगा लिया और बांध टूट चुका था। युवक की आंखों से आंसुओं का सैलाब सा उमड़ पड़ा। फूट फूट कर रो पड़ा वह। लाख चाहकर भी अपनी इस रुलाई को रोक नहीं सका था युवक। विशेष की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। नहीं पापा, रोते नहीं हैं। मम्मी कहती है कि रोने वाले बच्चे कायर होते हैं। क्या आप कायर हैं पापा? कायर होना गंदी बात है। विशेष का एक एक शब्द उसके अंतर में कहीं जबरदस्त खलबली मचा रहा था। तभी कमरे में रश्मि की आवाज गूंजी, आप अभी तक यहीं हैं? युवक एकदम से विशेष से अलग होकर खड़ा हो गया। बौखलाकर उसने अपने आंसू पोंछे और खुले पड़े लेटर बॉक्स को देखकर रश्मि जैसे सब कुछ समझ गई। एक क्षण के लिए उसके मुखड़े पर असीम वेदना उभरी। अगले ही पल उसने सख्त स्वर में कहा, यह लेटर बॉक्स यहां से उतार कर आपने किस अधिकार से खोल लिया है? युवक चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। आप यहां से जाते हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? खुद को नियंत्रित करके युवक ने कहा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, पर प्लीज। युवक गिड़गिड़ा उठा, मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। घर आपका है, अंत में वही होगा जो आप चाहेंगी। रश्मि खामोश रह गई। युवक की बात मान लेने के लिए यह उसकी मौन स्वीकृति थी। युवक ने विशेष को नीचे चले जाने के लिए कहा। सहमे से विशेष ने तुरंत ही उसके आदेश का पालन किया। कहिए। विशेष के जाते ही रश्मि ने सपाट स्वर में कहा, दरअसल मैंने विशेष के द्वारा अपने पिता को लिखा गया पत्र पढ़कर ही वास्तव में एहसास किया है कि विशेष को अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत है। अपने पिता के लौटने का उसे बेसब्री से इंतजार था और वह मुझी को अपना पिता समझ बैठा है। अब अगर मैं यहां से इस तरह चला गया तो उसका दिल टूट जाएगा। उसके बारे में चिंतित होने का आपको कोई हक नहीं है। जानता हूं, लेकिन जज्बात नहीं जानते रश्मि जी कि हक क्या होता है। उन्हें तो दिल में खलबली मचाने से मतलब है। वे जाने कब किसके लिए किसके दिल में मचल उठे। वीशु कहता है कि अगर मैं चला गया तो वह खाना नहीं खाएगा, स्कूल भी नहीं जाएगा। वे सब मेरी समस्याएं हैं। मैं जानूं, आपसे मतलब अगर कुछ ज्यादा नहीं तब भी इंसानियत का मतलब तो है ही। मुझे लगता है कि यदि मैं यहां से चला गया तो वीशु के विकसित होते दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो क्या मैं आपको इस घर में बसा लूं? मैंने यह कब कहा? फिर क्या मतलब है आपका? अगर मैं किसी तरह वीशु के दिमाग में इस सच्चाई को भरने में सफल हो जाऊं कि मैं उसका पिता नहीं हूं तो शायद मेरे यहां से चले जाने का उसके दिमाग पर कोई असर नहीं होगा। इस काम में कितना समय लगेगा आपको? उत्साहित से होकर युवक ने कहा, 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। 2 दिन कहकर रश्मि किसी सोच में डूब गई महसूस हुई। शायद विशेष की मानसिक स्थिति का अंदाजा वह भी ठीक से लगा पा रही थी। बोली, ठीक है, आप केवल 2 दिन यहाँ रह सकते हैं। 2 दिन से ज्यादा एक क्षण भी नहीं। थैंक यू, खुशी से लगभग कांपते हुए युवक ने कहा। और इन 2 दिनों में माँ जी को भी समझा दीजिएगा कि आप उनके बेटे नहीं हैं। मैं जितनी देर नीचे उनके पास रही वे आपको बेटा ही कहती रही। मैं समझा दूंगा। आप सिर्फ नीचे रहेंगे, एक क्षण के लिए भी ऊपर आने की कोशिश नहीं करेंगे। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कहने के बाद युवक तेज और लंबे लंबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। जाने क्यों वह बहुत खुश था। 2 जीपों में पूरी पुलिस फोर्स के साथ वे सर्च वारंट लेकर न्यादर अली के बंगले पर पहुंचे। पुलिस बल बंगले में दाखिल हो गया। उन्हें देखते ही सेठ न्यादर अली अधीरता पूर्वक पूछ बैठे, क्या मेरा बेटा मिल गया है? दीवान ने बहुत ही कड़ी दृष्टि से न्यादर अली को घूरा। बोला, हमें तो यह पता लगा है कि सिकंदर यहाँ आया है। यह यहाँ कहाँ है? कहाँ है सिकंदर? न्यादर अली पागल सा होकर चीख पड़ा। ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो मिस्टर न्यादर अली। हम जानते हैं कि उसे तुमने इसी बंगले में कहीं छुपा रखा है। उसे हमारे हवाले कर दो। कैसी बात कर रहे हो इंस्पेक्टर? हम भला उसे छुपाएंगे क्यों? उसे आतंकित कर देने की मंशा से घूरते हुए दीवान ने पुनः कहा, इस बात को अच्छी तरह समझ लो मिस्टर न्यादर अली कि मुजरिम को पनाह देने वाला भी मुजरिम होता है, भले ही
पनाह देने वाला मुजरिम का पिता हो। मेरा सिकंदर भला मुजरिम कैसे हो सकता है? और फिर चटर्जी ने आगे बढ़कर संक्षेप में न्यादर अली को सारा किस्सा समझा दिया। सुनने के बाद न्यादर अली की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वह पागलों की तरह चीख पड़ा, नहीं, यह झूठ है। मेरा बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता। मेरा सिकंदर तो एक चींटी को भी नहीं मार सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। या तो वह कोई और होगा या पुलिस मेरे बेटे को किसी षड्यंत्र का शिकार बना रही है। न्यादर अली चीखता ही रहा, जबकि फोर्स ने उसके बंगले की तलाशी लेनी शुरू कर दी। परिणाम तो पाठक जानते ही हैं। पूरा 1 घंटा व्यर्थ बर्बाद किया गया। उसके बाद वह पुलिस बल न्यादर अली को रोता पीटता छोड़कर वापस लौट गया। तीनों इंस्पेक्टर एक ही जीप में थे। काफी देर तक जीप में खामोशी छाई रही। मेरे ख्याल से अब वह दिल्ली से बाहर निकलने की चेष्टा करेगा। अचानक दीवान ने शंका व्यक्त की। धीमे से मुस्कुराया चटर्जी, बोला, भागकर जाएगा कहाँ? कल हम अखबार में उसकी फोटो छपवा देंगे। ऐसा होने पर उसे कोई भी पहचान सकता है और फिर हर आदमी उसके लिए एक पुलिस कांस्टेबल से कम खतरनाक नहीं होगा। ऊपर वाले कमरे में पलंग पर अकेली पड़ी रश्मि सूने सूने नेत्रों से कमरे की छत को निहार रही थी। अभी कुछ देर पहले तक नीचे से विशेष और उस अजनबी के खेलने, हंसने और बोलने की आवाजें आ रही थी। कुछ ही देर से तो खामोशी छाई है। रात गहरा गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रश्मि सोचने लगी कि क्या विशेष सो गया है? क्या उस शैतान को नींद आ गई है जो कभी उसके बिना नहीं सोता है? यही सोचते सोचते उसे काफी देर हो गई। अचानक ही जाने उसके दिमाग में क्या विचार आया कि वह उठकर खड़ी हो गई। बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से वह दीवार पर लगे सर्वेश के फोटो को देखने लगी। वह देखती रही और देखते ही देखते उसे जाने क्या याद आने लगा। उसका चेहरा कठोर होता चला गया। आंखें पथरा सी गईं। जाने किस भावना के वशीभूत जबड़े भिज गए। उसके कोमल मुट्ठियां कसती चली गईं। नीली आंखों से आग लपलपाती सी महसूस हुई। दांत भींचे किसी जुनून से मैं फंसी। वह कह उठी, मैं बदला लेकर रहूंगी प्राणनाथ। आपके चरणों की कसम, आपके हत्यारे का खून पी जाऊंगी मैं। एक बार, बस एक बार रंगा बिल्ला मेरे सामने आ जाएं। जज्बातों के झंझावात में फंसी उत्तेजना के कारण अभी वह कांप ही रही थी कि कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। बुरी तरह चौंक कर वह उछल पड़ी। एक ही क्षण में उसके जिस्म के असंख्य मसामों ने बर्फ से ठंडा पसीना उगल दिया। दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। आतंकित सी वह कमरे के बंद दरवाजे को देखने लगी। शायद दहशत के कारण ही जुबान तालू से कहीं जा चिपकी थी। दस्तक पुनः उभरी। रश्मि ऊपर से नीचे तक कांप गई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर पलंग के सिरहाने से एक रिवॉल्वर निकाल लिया। डर के कारण भले ही उसका हाथ कांप रहा था, परंतु रिवॉल्वर को बंद दरवाजे की तरफ तानकर बोली, कौन है? मैं हूं रश्मि जी। तुम? कांपते लहजे को संतुलित करने की रश्मि ने भरपूर चेष्टा की। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीसू सो गया है, इसे ले लीजिए। रश्मि का कठोर स्वर, अगर सो गया है तो नीचे ही सोने दीजिए। यह नींद में मम्मी मम्मी बड़बड़ा रहा था, इसीलिए मैं विवश हो गया। मैंने कहा था कि तुम ऊपर नहीं आओगे। मुझे याद है रश्मि जी, मैं वीसू को दरवाजे के इस तरफ लेटाए जा रहा हूँ। जब मैं चला जाऊँगा तो इसे उठाकर ले जाइएगा। युवक के इस वाक्य के जवाब में रश्मि चुप रही। कुछ देर बाद उसे किसी के द्वारा सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ सुनाई दी। एक बोझ सा उसके दिलो दिमाग से उतर गया। रिवॉल्वर को पलंग पर डालकर दरवाजे की तरफ अभी उसने पहला कदम बढ़ाया ही था कि मस्तिष्क से एक विचार टकराया। कहीं यह उस बदमाश की कोई चाल तो नहीं है? संभव है कि सीढ़ियां उतरने की आवाज सिर्फ पैदा की गई हो। असल में वह कमरे के बाहर ही अंधेरे में कहीं छिपा खड़ा हो। ऐसा हो सकता है। इस एकमात्र विचार ने उसे पुनः आतंकित कर दिया। उसकी नीयत में खोट हो सकता है। पराये मर्द का क्या भरोसा? बहुरूपिया कहीं छुपा पड़ा हो। मैं दरवाजा खोलूं और वह झपट पड़े, तब मैं उस दरिंदे से अपनी रक्षा कैसे कर सकूंगी? बस एकाएक ही कानों में उसके पति की आवाज गूंज गई, रश्मि, क्या तुझमें इतना ही हौसला है? अरे अगर तू इतनी डरपोक बनी रही तो मेरे हत्यारों से बदला कैसे ले सकेगी? रिवॉल्वर तेरे पास है, उठा उसे और निकल बाहर।
अगर वह तेरी इज्जत पर हमला करे तो गोली से उड़ा दे उसे। उसी आवाज की प्रेरणावश उसने रिवॉल्वर उठा लिया। चेहरे पर शक्ति के वही भाव उभर आए जो कभी महारानी लक्ष्मीबाई के चेहरे पर रहे होंगे। अब वह बिना डरे आगे बढ़ी। बेहिचक दरवाजा खोल दिया उसने। रिवॉल्वर मजबूती के साथ पकड़े हुए थी रश्मि। रात चांदनी थी। सारी छत पर चांदनी पिघली हुई चांदी के समान बिखरी पड़ी थी। दरवाजे के पास जमीन पर सो रहे विशेष के अलावा वहां कोई नहीं था। चारों तरफ खामोशी और छिटकी हुई चांदनी उसे अच्छी लगी। सोते हुए विशेष को उठाकर उसने कमरे के अंदर पलंग पर लेटाया, फिर दरवाजा बंद किया। रिवॉल्वर सिरहाने रखा और इत्मीनान की एक सांस लेती हुई लेट गई। वह पुनः छत को निहारने लगी। मस्तिष्क में पुनः विचार रेंगने लगे। सोच रही थी कि मैंने व्यर्थ ही उस बेचारी की नीयत पर शक किया। वह सचमुच चला गया था और फिर विशेष तो सचमुच ही नींद में मम्मी मम्मी बड़बड़ाता रहता है। सुनकर उसने इसे यहाँ पहुँचाना जरूरी समझा होगा। किसी पर व्यर्थ ही शक करना भी तो पाप है। वह ऐसा नहीं है। मैं जब स्वयं विशेष को डांटकर कमरे से बाहर भेज रही थी तब खुद उसी ने इसे यहाँ रोका था। यदि वह गिरे हुए चरित्र का होता तो ऐसा हरगिज नहीं करता। नहीं, युवक ऐसा नहीं है। वह बेचारा तो खुद ही ऐसी उलझन में फंसा हुआ है जो बड़ी अजीब है। युवक की उलझन का एहसास करती करती वह जाने कब सो गई। जब आंख खुली तो दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था। रश्मि हड़बड़ाकर उठी। रोशनदान के माध्यम से कमरे में धूप की ताजा रोशनियां आ रही थी। बौखलाकर उसने पूछा, कौन है? अरे दरवाजा खोल रश्मि, देख वह चला गया है। मेरा बेटा चला गया। बस एक ही रात के लिए यहाँ आया था। रश्मि खुद नहीं जानती थी कि युवक के चले जाने की इस सूचना से उसे धक्का सा क्यों लगा। वह लपकी सी दरवाजे पर पहुंची। विशेष भी जाग चुका था। अपनी दोनों मुट्ठियों से आंखें भींजते हुए उसने पहला वाक्य यही कहा, पापा कहाँ हैं? दरवाजा खुलते ही पागल सी रोती पीटती बूढ़ी माँ अंदर दाखिल हुई। बोली, देख ले वह चला गया। तू उसे सर्विस कहने के लिए तैयार नहीं थी ना? कहाँ चले गए? मैं क्या जानूं? मैं उसके कमरे में गई तो वह वहां नहीं था। पलंग पर यह खत पड़ा था। शायद कुछ लिखकर छोड़ गया है। इसे जल्दी से पढ़। विशेष कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए पलंग पर ही बैठा मासूम सी नजरों से उनकी तरफ देखता रहा। रश्मि ने जल्दी से माँ के हाथ से कागज लिया। लिखा था, प्रिय रश्मि जी, अपने घर में रहने के लिए 2 दिन की मोहलत देने के लिए बहुत धन्यवाद। दिल से चाहता तो था कि वे 2 दिन पूरे करूं। अगर सच्चाई पूछें तो वह यह है कि यहाँ से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। अतीत की तलाश में भटकते हुए यहाँ आकर मुझे कुछ ऐसा सुकून मिला कि फिर से अतीत की तलाश में भटकने की मनसा ही खत्म हो गई थी। हाँ, लेकिन यकीनन मैं सर्वेश नहीं हूँ। फिर भी जाने क्यों इस 4 दीवारी में मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मेरा अतीत मिल गया है। मैं वीसू के साथ खेला, हंसा। वह सब शायद मुझे तब तक याद रहेगा जब तक कि प्रकृति एक बार पुनः मेरी याददाश्त न छीन ले। बड़ी ही प्यारी लगने वाली शैतानियाँ करता है वीसू, और यदि सच पूछें तो मैं वक्त से पहले उसी शैतान से डर कर जा रहा हूँ। मुझे माफ़ करना रश्मि जी। वीसू और माजी को जो कुछ समझाने का मैंने आपसे वादा किया था उसे पूरा करके नहीं जा रहा हूँ। पूरा कर भी नहीं सकता। बेटा बेटा करती माजी और पापा पापा करते वीसू को वास्तविकता बताना दुनिया का शायद सबसे कठिन काम है। वीसू को आपके कमरे के बाहर लेटाकर आने के बाद यहाँ आकर यह पत्र लिख रहा हूँ। दुर्भाग्य से उस वक्त मैंने आपकी आवाज़ सुन ली थी जब शायद आप अपने पति के फोटो से बातें कर रही थी। यह सवाल तीर की तरह दिल में चुभता चला गया कि आखिर किस दरिंदे में इतना कलेजा था जिसने वीसू जैसे मासूम बच्चे के पिता की हत्या कर दी। खैर, जानता हूं कि इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि यह आपका अपना व्यक्तिगत मामला है और इस बारे में कुछ भी जानने का मुझे कोई हक नहीं है। दिल पर पत्थर रखकर इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि जानता हूं कि अगर मैं पूरे 2 दिन तक उस मासूम फरिश्ते के साथ खेलता रहा तो फिर जा ही नहीं सकूंगा, और जाना तो मुझे पड़ेगा ही। मैं सर्वेश नहीं हूँ, फिर भी मेरी तरफ से एक बार वीसू को चूम जरूर लेना। माजी से चरण स्पर्श करना। आपका कोई नहीं, एक अजनबी। पूरा पत्र पढ़ने के बाद उसी स्थान पर खड़ी खड़ी पथरा सी गई रश्मि। माजी अभी तक चीख चीख कर पूछ रही थी कि पत्र में क्या लिखा है। विशेष ने केवल एक ही रट लगा रखी थी, मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ चले गए हैं मम्मी?
हालांकि उस वक्त वातावरण में दिन का प्रकाश फैल चुका था जब युवक ने गांधीनगर में स्थित मकान से बाहर कदम रखा, किंतु लोग सड़क पर नहीं आए थे। इतनी सुबह उसे कहीं से कोई सवारी भी नहीं मिली थी, अतः विचारों में गुम वह पैदल ही बढ़ता चला जा रहा था। सड़क पर इक्का दुक्का व्यक्ति ही नजर आ रहे थे, वे जो मॉर्निंग वॉक के शौकीन थे, वे जो सड़क साफ कर रहे थे, या वे जो साइकिल के हैंडल पर अखबारों का पुलिंदा रखे थे। वे साइकिल को काफी तेज चलाते हुए उसके समीप से गुजर जाते थे, शायद अपने ग्राहकों तक अखबार पहुंचाने की जल्दी में थे वे। अचानक ही बिजली की तरह युवक के दिमाग में यह विचार कौंध गया कि संभव है आज के अखबारों में गाजियाबाद के भगवतपुरा मोहल्ले में हुए हत्याकांड के बारे में कुछ छपा हो। जरूर छपा होगा, मगर क्या? मन में अखबार देखने की तीव्र इच्छा जागृत हो उठी। बहुत ही जबरदस्त बेचैनी के साथ उसने अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक अखबार विक्रेता जाता नजर आया। युवक ने उसे रोक लिया। उसने एक अखबार खरीदा। अखबार विक्रेता साइकिल दौड़ाता चला गया और इधर अखबार के मुख्य पृष्ठ पर नजर पड़ते ही युवक का दिल धक से किसी गेंद के समान उछलकर कंठ में जा अटका। सारा शरीर पसीने से भरभरा उठा। उसका आंखों के सामने अंधेरा छा गया और यह सच है कि चलना तो दूर, अपनी टांगों पर खड़ा रहना असंभव हो गया। इस डर से कि कहीं गिर न पड़े वह वहीं फुटपाथ पर बैठ गया। अपनी बिगड़ी हुई स्थिति पर काबू पाने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ी। उसका इस प्रकार फुटपाथ पर बैठना अजीब था। इक्का दुक्का राहगीर उसे विचित्र निगाहों से देखकर गुजरे थे, इसीलिए साहस जुटाकर पुनः खड़ा हो गया। उसकी ऐसी अवस्था अखबार में अपने फोटो को देखकर हुई थी। उस फोटो को देखकर जिसके नीचे लिखा था, इस हत्यारे से विशेष रूप से युवा लड़कियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखते ही यह गर्दन दबाकर उन्हें मार डालने के लिए मचल उठता है। उफ, अखबार ने ऐसा खतरनाक परिचय दिया है मुझे। कुछ ही देर में ये अखबार सारी दिल्ली और उसके आसपास फैल जाएंगे। शाम तक लगभग सारे ही भारत में हर व्यक्ति इस फोटो को घूर रहा होगा। अब वह ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक सड़क पर सुरक्षित है, केवल तब तक जब तक कि सड़कें वीरान हैं। कुछ ही देर में भीड़ बढ़ने लगेगी। आधा घंटे बाद हर सड़क पर मेला सा लग जाएगा और फिर लाखों करोड़ों उन व्यक्तियों में से कोई भी उसे पहचान लेगा। अतः उसे जल्दी से किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाना चाहिए जहां उसके अलावा कभी कोई न जा सके। यहाँ आसपास ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है? बौखलाकर उसने अपने चारों तरफ देखा। कहीं कोई स्थान नहीं था। सड़क के दोनों तरफ लोगों के मकान, ज्यादातर मुख्य द्वार अभी तक बंद थे। युवक पर घबराहट पूरी तरह हावी हो गई। जहन में रह रहकर यह सवाल भी उठ रहा था कि पुलिस को आखिर मेरा फोटो कहाँ से मिल गया। बौखलाकर वह सड़क पर भाग पड़ा। उसे किसी ऐसे स्थान की तलाश थी जहां दुनिया के हर व्यक्ति की नज़र से बच सके। हालांकि ऐसा कोई स्थान उसकी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी पागलों की तरह वह एक से दूसरी गली में भागता फिरने लगा। भागते हुए अचानक ही उसकी दृष्टि एक ऐसे मकान पर पड़ी जो मकान नहीं, सिर्फ मलबे का ढेर नजर आ रहा था। वह कोई पुराना मकान था जो अपनी उम्र पूरी करने के बाद गिर चुका था और किसी वजह से जिसके मालिक ने मलबा हटाकर उसका पुनः निर्माण नहीं कराया था। मलबे के ढेर से दबा होने के बावजूद भारी मुख्य द्वार अभी गिरा नहीं था, अटका पड़ा था। द्वार पर एक बहुत पुराना ताला भी झूल रहा था, किंतु उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि साइड में से कोई भी मलबे के ऊपर से गुजरकर अंदर जा सकता था। इस तरफ मलबे का एक छोटा सा पहाड़ बन गया था। वह भागता हांफता मलबे पर चढ़ गया। सामान्य अवस्था में हालांकि किसी के उस मलबे के पार जाने की कोई वजह नहीं थी, परंतु ऐसी गारंटी कोई नहीं थी कि यहाँ कोई पहुंचेगा ही नहीं। मगर इस वक्त युवक को किसी गारंटी की जरूरत नहीं थी, अतः दूसरी तरफ मलबे के ढेर से नीचे उतर गया। खंडहर ही बता रहा था कि अपने समय में मकान काफी बड़ा रहा होगा। चारों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा था। दाएं कोने में एक ऐसा कमरा था जिसकी अभी दीवारें खड़ी थी। छत का एक कोना भी जाने कैसे लटका रह गया था। वह वहां पहुंच गया। गंदे कोने में एक व्यक्ति के लेटने जितनी जगह पर उसकी नजर पड़ी। इस कोने में छिपे व्यक्ति को कोई इस कमरे में आए बिना नहीं देख सकता था, अतः युवक को छिपने के लिए वही स्थान उपयुक्त लगा। कपड़ों की परवाह किए बिना वह धम्म से उस कोने में जा गिरा। मलबे के ढेर पर बैठा वह दो गंदी और आधी दीवारों से पीठ टिकाए
बुरी तरह हाँफ रहा था। स्वयं को नियंत्रित करने में उसे काफी समय लगा। थोड़ा संभलने के बाद उसने अखबार में छपा खुद से संबंधित समाचार पढ़ा। मोटे मोटे शब्दों में हेडिंग बनाया गया था, सनसनीखेज हत्याकांड। युवक पढ़ता चला गया। सारी वारदात विवरण सहित लिखी थी। आंग्रे की खोजबीन पढ़कर वह चकित रह गया। आंग्रे और चटर्जी के मिलने तथा उनकी वार्ता के निष्कर्ष ने उसके होश उड़ा दिए। राजा राम के बयान ने उसके दिमाग की समस्त नसों को हिला दिया। तात्पर्य यह कि पूरा समाचार पढ़ने के बाद उसकी घबराहट चरम सीमा पर पहुंच गई। इन सबसे जहां यह बात स्पष्ट होती थी कि रूबी किसी वजह से व्यर्थ ही उसे जॉनी सिद्ध करना चाहती थी, वहां इस समाचार ने उसे थरथराकर रख दिया कि रूपेश जीवित बच गया है। और तीनों इंस्पेक्टर न्यादर अली के बंगले तक पहुंच गए। वह उस क्षण को धन्यवाद देने लगा जिस क्षण उसके दिमाग में न्यादर अली के बंगले के लिए दिल्ली जाने के स्थान पर शहादरा में ही उतर जाने का विचार आया था। मगर इस तरह कब तक बचा रह सकूंगा मैं? युवक का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कानून से भागते रहने की मेरी हर कोशिश अब बेकार जाएगी। अंततः इन काइया इंस्पेक्टरों के चंगुल में फंस जाना ही मेरा भाग्य है। युवक को अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आने लगा। ऐसा घनघोर अंधेरा कि जिसमें हाथ को हाथ सुझाई न दे। और इस अंधेरे में हल्की सी प्रकाश की किरण बनकर उभरा सर्वेश। रश्मि के कमरे की दीवार पर लगा सर्वेश का वह फोटो। हाँ, दिमाग के उसी शैतान कोने ने सलाह दी, तुम सर्वेश बन सकते हो, पूरी तरह सर्वेश बनकर बचे रह सकते हो। फिलहाल तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, कोई चोला नहीं है तुम पर। सर्वेश का चोला ओढ़ लो, तब शायद पुलिस भी धोखा खा जाए। यह बात युवक के दिमाग में बैठती चली गई कि अब केवल उस छोटे से घर की चार दीवारी ही उसके लिए एक सुदृढ़ किला साबित हो सकती है। मगर अब वहां जाऊं किस मुंह से? छोड़े हुए पत्र में लिखा अपना एक एक शब्द उसे याद आने लगा। दिलो दिमाग में एक द्वंद्व सा छिड़ गया। पंजाब नेशनल बैंक की मेरठ रोड पर स्थित शाखा के मैनेजर की मेज पर 100 के नए नोटों की एक गड्डी धीमे से रखते हुए इंस्पेक्टर चटर्जी ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि नोटों की यह गड्डी आपके बैंक ने कब और अपने किस ग्राहक को दी थी? यह सब बताना तो बहुत कठिन है इंस्पेक्टर। जानता हूं, मगर यह एक संगीन मामला है मिस्टर मेहता। जुर्म की तह तक पहुंचने के लिए हमारे पास इस गड्डी के अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं है। जितना कठिन काम आपको करना पड़ेगा उतना ही रिजर्व बैंक को भी करना पड़ता है। वहीं से यह पता लगाना भी आसान काम नहीं था कि यह गड्डी आपकी शाखा को इशू की गई थी। मैनेजर दुविधा में फंस गया। तो प्लीज मिस्टर मेहता, ऐसा करके आप कानून की बहुत बड़ी मदद करेंगे। दरअसल यह मर्डर का मामला है। शायद आपके उसी खातेदार का मर्डर हुआ है जिसे यह गड्डी दी गई। हमें मरने वाले का नाम पता आपके बैंक से मालूम करना है। कमाल है, लोग हत्यारे को तलाश करते हैं और आप उसके ठीक विपरीत यह मालूम करने के लिए घूम रहे हैं कि हत्या किसकी हुई है। वक्त की बात है मिस्टर मेहता। खैर, आप वेट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। कहने के बाद मेज से गड्डी उठाकर मैनेजर अपने ऑफिस से बाहर चला गया। चटर्जी ने जेब से एक सिगरेट निकालकर सुलगा ली और कुर्सी की पुश्त से पीठ टिकाकर धुएं के छल्ले उछालने लगा। 10 मिनट बाद मेहता ने आकर बताया कि गड्डी के नोटों का सीरियल नंबर वह हेड कैशियर को लिखवा आया है। वह कोशिश कर रहा है, सफलता मिलते ही सूचना देगा। आप बेशक अपना काम कर सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं, चटर्जी ने कहा। और इस वाक्य के 1 घंटे बाद हेड कैशियर ऑफिस में आया। एक कागज पर उसने खाता नंबर, खातेदार का नाम, पता और वह तारीख नोट कर रखी थी जिसमें यह 10,000 की गड्डी बैंक से निकाली गई। थैंक यू कहने के बाद चटर्जी ने उस कागज पर नजर डाली और खातेदार का नाम पढ़ते ही उछल पड़ा। लिखा था रूपेश सान्याल। चटर्जी के जेहन में एकदम अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा बुरी तरह जला हुआ व्यक्ति नाच उठा और यह सोचकर उसकी खोपड़ी उलट गई कि वे 10,000 रुपए रूपेश के खाते में से निकले थे। रूपेश के खाते में से निकले रुपए राजा राम को रूबी देती है। स्पष्ट है कि रूपेश और रूबी मिले हुए हैं। जोश की अधिकता के कारण अनजाने में ही चटर्जी ने एक जोरदार मुक्का मैनेजर की मेज पर जमा दिया।
मेज पर भूचाल सा आ गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मैनेजर ने पूछा। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मेहता, और तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर, चटर्जी ने सफलतावश झूमते हुए हेड कैशियर से कहा। तुम लोगों की वजह से मेरी एक ऐसी गुत्थी सुलझ गई है जो कभी सुलझती नजर ही ना आ रही थी। यदि आपको कोई सफलता मिली है तो हम उसके लिए आपको बधाई देते हैं, मैनेजर ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, और उन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करके चटर्जी बैंक से बाहर निकल आया। बाहर निकलते वक्त उसने चिट पर लिखा एड्रेस भी पढ़ लिया था। बैंक के बाहर उसकी मोटरसाइकिल खड़ी थी। अगले कुछ ही पलों बाद मोटरसाइकिल उस एड्रेस की तरफ उड़ी जा रही थी। 15 मिनट बाद ही वह सुभाष नगर मोहल्ले में मकान नंबर 52 पूछ रहा था। फिर मकान नंबर 52 के सामने उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। बेल बजाने पर 20-21 की आयु के युवक ने दरवाजा खोला। चटर्जी ने उससे प्रश्न किया, क्या यहाँ कोई रुपेश सान्याल रहते हैं? जी हाँ, वे हमारे किराएदार हैं। क्या वे घर पर हैं? जी नहीं, वे तो पिछले 1 हफ्ते से कहीं बाहर गए हुए हैं। बाहर कहाँ? मुझे नहीं मालूम, शायद अम्मा जी को मालूम हो। मगर बात क्या है? पुलिस को ऐसा डाउट है कि शायद मिस्टर रुपेश किसी दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। तुम थोड़ी देर के लिए अपनी माता जी को बुला दो। 1 मिनट बाद ही एक अधेड़ आयु की महिला चटर्जी से कह रही थी, रुपेश तो बहू को लेकर बस्ती गया है। बहू? क्या मिस्टर रुपेश शादीशुदा हैं? हाँ, मगर वे बस्ती क्यों गए हैं? बस्ती में रुपेश का अपना घर है, उसके माँ बाप आदि। क्या आप मुझे रुपेश की पत्नी का नाम बता सकेंगी? माला। मैं मकान का वह हिस्सा देखना चाहता हूँ जहां वे रहते हैं। मगर बात क्या है? रुपेश को आखिर हुआ क्या है? मेरा नाम इंस्पेक्टर चटर्जी है और यह मेरा परिचय पत्र है। चटर्जी ने जेब से परिचय पत्र निकालकर युवक को दिया। बोला, कल गाजियाबाद के ही भगवतपुरे मोहल्ले में एक मकान में आग लगा दी गई थी। मिस्टर रुपेश बुरी तरह जली हुई अवस्था में वहां पाए गए। रुपेश वहां क्या कर रहा था? वह तो बस्ती गया हुआ है। यह पहेली अभी मुझे सुलझानी है, एकदम चौंकते हुए युवक ने कहा। कहीं आप उस हत्याकांड की बात तो नहीं कर रहे हैं जिसमें एक याददाश्त खोए व्यक्ति ने एक औरत को मार डाला और फिर उसके साथ ही एक जीवित व्यक्ति को भी जला डालने की कोशिश की थी? जी हाँ, उस जले हुए व्यक्ति का नाम अखबार में रुपेश ही लिखा था। मगर वह रुपेश भला ये कैसे हो सकते हैं? मैं यही पुष्टि करना चाहता हूं कि वह रुपेश यहाँ रहने वाला रुपेश है या नहीं, इसीलिए आपसे उनके रहने का स्थान देखने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आइए। युवक और महिला ने उसे एक कमरे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद था और उस पर गोदरेज का एक ताला लटक रहा था। चटर्जी ने पूछा, क्या उनके पास किराए पर यही एकमात्र कमरा था? जी हाँ, युवक ने बताया और आंगन में ही एक तरफ को उंगली उठाकर बोला, उधर उनका किचन और बाथरूम है। इस कमरे की चाबी कहाँ है? माला मुझे दे गई है, मगर उनमें से किसी के बिना हम इसे खोल नहीं सकते। मैं मानता हूँ किसी का कमरा इस तरह खोलना ठीक नहीं है, मगर इस वक्त मजबूरी हो गई है। आप कहती हैं कि वे बस्ती गए थे, जबकि मिस्टर रुपेश रहस्यमय ढंग से बुरी तरह जली हुई अवस्था में हमें गाजियाबाद से ही मिले हैं। अब सवाल यह उठता है कि उसकी पत्नी माला कहाँ गई? शायद उनके कमरे से बरामद किसी चीज के जरिए उसका पता लग सके। महिला अपने कमरे से जाकर चाबी निकाल लाई। ताला खोलकर चटर्जी युवक और महिला के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वहां कोई ज्यादा सामान नहीं था। एक रैक पर रखे पति पत्नी के फोटो पर चटर्जी की नजर टिक गई। चटर्जी ने पूछा, वह फोटो रुपेश का ही है ना? जी हाँ, कहने के बाद युवक ने कहा, क्या वहां से ये जले हुए मिले हैं? हाँ। ओह माय गॉड, क्या फोटो में रुपेश के साथ उसकी पत्नी है? जी हाँ। बहुत ही ध्यान से चटर्जी ने उस युवती के फोटो को देखा और मन ही मन राजा राम द्वारा बताए गए रूबी के हुलिये से मिलाने पर उसने काफी समानता महसूस की। अब यह बात उसे जच रही थी कि रूबी माला ही थी। चटर्जी ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। पलंग के गद्दे से उसे पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित वही पासबुक मिली। उसे कुछ देर देखने के बाद चटर्जी ने जाना कि पिछले 4 साल में रुपेश ने बहुत ही छोटी छोटी रकम जोड़कर 14,000 रुपये बना लिए थे और पिछले हफ्ते उसमें से 13,000 निकाल लिए गए। 3 एक बार और 10 एक बार।
एकाएक ही युवक की तरफ पलटता हुआ वह बोला, लगता है कि मिस्टर रुपेश की आय बहुत ज्यादा नहीं है। क्या काम करता है वह? उनकी फोटोग्राफी की एक दुकान है। दुकान अच्छी मार्केट में न होने की वजह से ग्राहक वहां कम ही आते हैं, फिर भी गुजारे लायक आमदनी उन्हें हो जाती है। चटर्जी करीब 15 मिनट तक कमरे की तलाशी लेता रहा। अन्य कोई उल्लेखनीय चीज उसके हाथ नहीं लगी। अंत में उसने फ्रेम से रुपेश और उसकी पत्नी का फोटो निकालते हुए कहा, इस फोटो को मैं ले जा रहा हूं, माला को ढूंढने में मदद करेगा। और यह पासबुक, इसे भी, केस में शायद इसकी भी जरूरत पड़े। अगर आप अस्पताल जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, तो क्या रुपेश भाई को देखने मैं आपके साथ चल सकता हूं? युवक ने पूछा। एक क्षण सोचने के बाद चटर्जी ने कहा, चलो। उस वक्त रात के 11:30 बजे थे जब युवक ने सर्वेश के मकान के मुख्य द्वार पर धड़कते दिल से दस्तक दी। उसका ख्याल था कि रात के इस समय तक वे तीनों सो चुके होंगे, परंतु आशा के विपरीत मकान में जाग थी। पहली ही दस्तक के बाद अंदर से पूछा गया, कौन है? आवाज रश्मि की थी। इस विचार मात्र से उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसे पुनः यहाँ देखकर रश्मि क्या सोचेगी, क्या व्यवहार करेगी। फिर भी उसने जल्दी से कहा, मैं हूं। मैं कौन? मुझे अपना नाम नहीं मालूम है। इस वाक्य के तुरंत बाद ही एकदम कुछ इतने तीव्र झटके के साथ दरवाजा खुला कि युवक हड़बड़ा गया। सामने ही रश्मि खड़ी थी। इतना प्रकाश वहां नहीं था कि उसके चेहरे के भावों को ठीक से देख सकता। तो तुम फिर आ गए? बड़ा ही सपाट स्वर। सकपका गया युवक। यह सच्चाई है कि इस सीधे प्रश्न का उसके पास कोई जवाब नहीं था, अतः वहां खड़ा वह सिर्फ मैं ही करता रहा। आज सुबह ही तुम यहां से चले गए थे, ऐसा पत्र भी छोड़ गए थे जैसे जीवन में फिर कभी यहां नहीं आओगे, और अभी ही आ गए हो। पूरे 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं। जब आना ही था तो वह लंबा चौड़ा पत्र लिखकर गए क्यों थे? क्या बताऊं रश्मि जी, मैंने बहुत चाहा कि यहां न लौटूं, मगर फिर क्या आफत आ गई। दिल के हाथों विवश होकर आया हूं। सारे दिन वीसू का ख्याल जेहन से लिपटा रहा। मैं उसके बिना नहीं रह सकता रश्मि जी। तुम कोई बहुत बड़े जालसाज हो। रश्मि जी, वीसू कौन लगता है तुम्हारा? उससे क्या संबंध है? क्यों उसके लिए मरे जाने का नाटक कर रहे हो? प्लीज रश्मि जी, नाटक मत कहिए। उफ, मैं अपने किसी अजीज को नहीं जानता जिसकी कसम खाकर आपको यकीन दिला सकूं कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूं। काश मैं अपना सीना चीरकर दिखा सकता। जानता हूं कि वीसू मेरा कोई नहीं है, फिर भी जाने क्यों, पता नहीं क्यों, दीवानों की तरह यहां चला आया हूं। कुछ देर शांत खड़ी रश्मि उसे देखती रही, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि युवक झूठ बोल रहा है या सच। जबकि यह जानने के बाद युवक के जहन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था कि रश्मि को अखबार में छपे उसके फोटो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एकाएक रश्मि ने कहा, अंदर आ जाओ। धड़कते दिल से युवक ने चौखट पार की। दरवाजे को पुनः बंद करने के बाद घूमती हुई रश्मि ने कहा, यदि सच पूछो तो इस वक्त इस घर को तुम्हारी बहुत जरूरत थी। मेरी जरूरत? युवक लगभग उछल ही पड़ा। वीसू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आज वह स्कूल भी नहीं गया, सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा है। उधर माजी ने भी आपके जाने पर मुझे न जाने क्या क्या कहा है। क्या कहा? वीसू ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। इस वक्त वह बेहोशी की सी अवस्था में है। कहाँ है वीसू? सामने वाले कमरे में। युवक गन से निकली गोली के समान कमरे की तरफ भागा। उसे भागता देखकर रश्मि सोचने लगी कि क्या बिना खून का रिश्ता जुड़े ही दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए इतने पागल हो सकते हैं। कमरे के दरवाजे पर ही ठिठक गया युवक। पलंग पर वह प्यारा बच्चा लेटा था। सिरहाने बूढ़ी माँ बैठी आंसू बहा रही थी। आहट सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। बोली, कौन है? मैं हूं माँ। युवक खुद नहीं जानता था कि उसकी आवाज क्यों भर्रा गई। कौन? सर्वेश। वह एकदम उछल पड़ी। बेबस युवक को कहना ही पड़ा, हाँ माँ। अरे तू कहाँ चला गया था मेरे लाल? देख तेरे बेटे ने अपनी क्या हालत बनाई है। सुबह से पानी की एक बूंद तक नहीं पी है मरदूद ने। चीखती हुई पागलों की तरह वह युवक की तरफ दौड़ी। युवक ने आगे बढ़कर उसे संभाला। आलिंगन बद्ध हो गए वे। बुढ़िया फूट फूट कर रो पड़ी। सांत्वना देने के प्रयास में खुद युवक की आंखें बरस पड़ी।
काफी देर तक उनकी यही स्थिति रही। अपने गम से उबरते ही बुढ़िया ने कहा, उस मरदूत को तो देख जालिम, कहीं वह अपनी जान ही न ले ले। युवक बुढ़िया से अलग हुआ। नजर बरबस ही दरवाजे की तरफ उठ गई। चौखट के बीचों बीच संगमरमर की प्रतिमा के समान खड़ी थी वह विधवा। हैरत के साथ वह युवक को ही देख रही थी, विशेष रूप से उसके धूल से अटे पड़े कपड़ों को। रश्मि की आंखें सूजी हुई थी। युवक को समझने में देर नहीं लगी कि अपने बेटे के गम में वह भी सारे दिन रोती रही है। वह तेजी के साथ पलंग की तरफ बढ़ा, नजदीक पहुंचकर विशेष पर झुका। विशेष अर्धमूर्छित अवस्था में था। रह रहकर उसके होंठ कांप रहे थे और उनके बीच से आवाज निकल रही थी, पापा पापा। बस यही एक शब्द निकल रहा था उसके मुंह से। वीसू वीसू। युवक ने दोनों हाथों से उसके गाल थपथपाते हुए पुकारा। कई बार पुकारने पर कराहसी विशेष के मुंह से निकली। युवक ने कहा, देखो बेटे, हम आ गए हैं, आंखें खोलो। धीमे धीमे उसने आंखें खोल दी। बहुत ही कमजोर आवाज उसके मुंह से निकली, पापा। हाँ बेटे, हम ही हैं, देखो हम आ गए हैं, पापा। जोर से चीखकर विशेष अपनी नन्ही बाहें फैलाकर उससे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। युवक का हृदय भयानक अंदाज में कांप उठा, कुछ उसी तरह जिस तरह उस क्षण कांपा था जब पहली बार उसे एहसास हुआ था कि उसने रूबी की हत्या की है। युवक रो पड़ा, बुढ़िया और रश्मि भी, मगर रश्मि ने किसी को पता नहीं लगने दिया था कि वह रो रही है। भले ही वह युवक चाहे जो सही, परंतु फिलहाल यहां फरिश्ता बनकर ही आया था। दोपहर के वक्त हमने एक डॉक्टर को बुलाया था, रश्मि ने बताया। चेक करने के बाद उसने कहा कि वीसू को कोई बीमारी नहीं है। इस बच्चे के दिल में कोई बात बहुत गहरे तक बैठ गई है। इसे दवा या डॉक्टर की नहीं, उसकी जरूरत है जिसे यह याद कर रहा है। युवक चुपचाप सुन रहा था। डॉक्टर जानता था कि उन्हें गुजरे 3 महीने के करीब हो गए हैं, इसलिए उसने पूछा कि आखिर आज ही बच्चे को इतना गहरा शौक क्यों लगा है। मैं डॉक्टर के इस सवाल का कोई उत्तर नहीं दे सकी। कहती भी क्या। युवक अब भी चुप ही रहा। ऊपर वाले कमरे में उस वक्त वे दोनों अकेले थे। रश्मि ने कुछ जरूरी बातें करने के लिए उसे वहां बुलाया था। युवक आ तो गया था, मगर प्रत्येक पल यह सोचकर उसका दिल कांप रहा था कि कहीं इस अकेले कमरे में पुनः वे ही भयानक विचार उसके जहन में न उठने लगे। कहीं वह जुनूनी न बन जाए। अपने दिमाग पर नियंत्रण रखने की पूरी चेष्टा कर रहा था वह। रश्मि ने आगे कहा, डॉक्टर वाली, यह बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है ताकि तुम समझ सको कि मैं तुम्हें इस घर में सहन करने के लिए कितनी विवश हूं। युवक अब भी खामोश रहा। अगर तुम कोई जालसाज हो तो निश्चय ही बहुत खतरनाक हो। तुम जानते हो कि पति की मृत्यु के बाद एक नारी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा होती है, और इसीलिए तुमने वीसू को अपने बस में कर लिया है। ऐसा मत कहिए रश्मि जी, मैं मुझे कहने दो। आंखों से युवक पर ढेर सारी चिंगारियां बरसाती हुई रश्मि ने बहुत ही साफ और सपाट स्वर में कहा, तुमने जाल ही ऐसा फेंका है कि तुम्हारे जालसाज होने की शंका के बावजूद भी मुझे तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे के प्राण अपनी मुट्ठी में कैद कर लिए हैं तुमने। यह बिल्कुल झूठ है, गलत है। युवक चीख पड़ा। अगर तुम सच कह रहे हो तब भी अपने बेटे की जिंदगी एक अजनबी के हाथ में चले जाने का दुख है मुझे। कोशिश करूंगी कि उसे तुम्हारे मोहजाल से मुक्त कर सकूं। मेरी कोशिश भी यही होगी। यह कहना मेरी व्यवस्था है कि अगर चाहो तो वीसू के मोहजाल से मुक्त होने तक तुम यहीं रह सकते हो। धन्यवाद। खुशी के कारण युवक का लहजा कांप गया। उसे लगा कि वह बच गया है। वह छोटा सा घर, वह 4 दीवारी कानून के लंबे कहे जाने वाले हाथों से बहुत दूर है। वह छोटा सा घर उसे बहुत ही सुदृढ़ किला महसूस हुआ। अचानक ही रश्मि ने प्रश्न किया, क्या मैं तुम्हारे कपड़ों पर लगी इस बेशुमार धूल का कारण जान सकती हूँ? यहाँ से जाने के बाद सारे दिन कहाँ रहे? जिसका कोई घर ना हो वह रह भी कहाँ सकता है? सारा दिन एक खंडहर हुए मकान के मलबे पर पड़ा रहा। यह धूल वही मलबे से लगी है। अब तुम नीचे जा सकते हो, मगर सुनो, यहाँ तुम केवल तब तक रहोगे जब तक कि वीसू तुम्हारे मोहजाल से मुक्त न हो जाए। तुम उसे मुक्त करने की कोशिश करोगे, बांधने की नहीं। यहाँ तुम वीसू के पापा
और माजी के पुत्र बनकर ही रहना। रश्मि का पति बनने की कोशिश कभी मत करना। ऐसा गंदा विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आएगा। हमेशा याद रखना कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। युवक विचित्र नजरों से उसे देखता रहा। सचमुच उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां निकल रही थी। युवक कुछ बोल नहीं सका, जबकि रश्मि ने कहा, यहाँ से बाहर निकल जाओ। कमरे से निकलता सीढ़ियां उतरता युवक माँ की महानता के बारे में सोच रहा था। उफ, एक माँ अपनी औलाद के लिए ऐसे जालसाज की को भी सहन कर सकती है, जिससे बेइंतहा नफरत करती है, सिर्फ नफरत। हेलो आंग्रे प्यारे। अपने ऑफिस में बैठा आंग्रे इंस्पेक्टर चटर्जी की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। स्वागत के लिए खड़ा हो गया वहां और हाथ बढ़ाता हुआ बोला, हेलो, तुम नोटों की वह गड्डी ले गए थे, क्या तीर मार कर आए हो? उसे छोड़ो प्यारे। हाथ मिलाने के बाद धम्म से एक कुर्सी पर बैठता हुआ चटर्जी बोला, तुम कहो, आज का अखबार पढ़ने के बाद सिकंदर का सुराग देने वाला कोई मुर्गा यहाँ आया भी, या यूं ही बैठे मक्खियां मार रहे हो? कोई नहीं आया। आंग्रे के लहजे में निराशा थी। यानी मक्खियां मार रहे हो? कितनी मार चुके हो? पूरी 30 हुई या नहीं? इस वाक्य के बीच ही में उसने जेब से निकालकर एक सिगरेट सुलगा ली थी। आंग्रे ने देखा कि चटर्जी का चेहरा सफलता की वजह से चमक रहा था। उससे रहा न गया तो पूछ लिया, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम किसी मामले में सफल होकर लौटे हो। क्या मुझे अपनी उपलब्धि नहीं बताओगे? इस बारे में 5 मिनट बाद बात करेंगे। पहले यह बताओ कि राजा राम को जेल भेजा या नहीं? बस तैयारी ही कर रहा था। यानी अभी वह हवालात में है? हाँ, मैं 5 मिनट में उससे बात करके आता हूँ। तब तक अपनी गड्डी के इन नोटों को गिनो। चोरी की आदत है, कहीं बीच में से मैंने एक आध सरका न लिया हो। कहने के साथ ही उसने गड्डी मेज पर डाली और तेजी के साथ उस तरफ चला गया जिधर इस थाने की हवालात थी। चटर्जी के अंतिम शब्दों पर हौले से मुस्कुराते हुए आंग्रे ने गड्डी उठाकर दराज में डाल ली और व्यग्रता पूर्वक चटर्जी के लौटने का इंतजार करने लगा। वह नहीं समझ पा रहा था कि चटर्जी राजा राम से क्यों मिलने गया है। वह 5 मिनट से पहले ही लौट आया। आंग्रे ने देखा कि इस बार चटर्जी की आंखें ठीक कीमती हीरों की तरह चमक रही थी। कुर्सी पर बैठते हुए चटर्जी ने कहा, रूबी की लाश का मलबा यहीं है, उस अलमारी में, मगर उसका तुम क्या करोगे? निकालो प्यारे, अचार डालना है। आंग्रे उठा, अलमारी के समीप पहुंचा, जेब से चाबी निकालकर अलमारी पर लगा लॉक खोला और फिर एक लाल कपड़े की छोटी सी गठरी उसने मेज पर लाकर रख दी। इस गठरी में घटना स्थल से बरामद रूबी की हड्डियां थी। बैठते हुए आंग्रे ने कहा, यह मेरी जिंदगी का ही नहीं बल्कि शायद क्राइम की दुनिया का पहला ही केस होगा जिसके अंतर्गत अदालत में मकतूल की डेड बॉडी शब्द कहकर ये हड्डियां पेश की जाएंगी। शायद ही कभी किसी को किसी की डेड बॉडी इस रूप में मिली हो। ये हड्डियां ना तो यह बता सकती हैं कि ये किसके जिस्म की हैं और ना ही इस लाश का पोस्टमार्टम आदि कुछ हो सकता है। चटर्जी ने जेब से एक फोटो निकाला। इस फोटो को उसने बीच में से मोड़ रखा था, यानी केवल माला का फोटो ही सामने था, रुपेश का नहीं। फोटो को उसी स्थिति में मेज पर रखते हुए चटर्जी ने कहा, जरा देखो प्यारे, इस कन्या को देखो। देख रहा हूँ, कैसी है? ठीक है, सुंदर ही कही जाएगी, मगर इसे तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? अब जरा यह कल्पना करो कि उस पोटली में रखी हड्डियों को अगर सिस्टमेटिक ढंग से फिट करके उन पर गोश्त और खाल का लेप कर दिया जाए तो इतनी सुंदर कन्या बन सकती है या नहीं? क्या यह रूबी की फोटो है? आंग्रे उछल पड़ा। चटर्जी ने बड़े प्यार से कहा, राजा राम यही कहता है, अखबारों में इसका नाम गलत छप गया है, असल में इसका नाम माला है। माला? हाँ, मगर तुम यह कैसे कह सकते हो? चटर्जी ने फोटो की तह खोल दी। युवती के साथ बैठे युवक को देखते ही वह सचमुच उछल पड़ा। मुंह से निकला, रूपेश? तुमने ठीक पहचाना किबला। मगर रूपेश और यह? आंग्रे अपने आश्चर्य पर काबू नहीं कर पा रहा था। क्या ये दोनों पति पत्नी है? तुम्हारे होने वाले बच्चे जिए, लेकिन ये सब चक्कर क्या है? बेचैन होते हुए आंग्रे ने पूछा। पर प्लीज चटर्जी, मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ। चटर्जी ने नोटों की गड्डी के आधार पर रूपेश के कमरे तक पहुंचने की कहानी सुनाने के बाद कहा, हम वहां से मकान मालिक के लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचे।
मेरे साथ अपने मकान मालिक के लड़के को देखकर रुपेश समझ गया कि मैं कहानी की उस तह तक पहुंच गया हूं जिसे वह छुपा रहा था। अतः मेरे सवालों के उत्तर उसने बिना किसी हील हुज्जत के दे दिए। क्या बताया उसने? रुपेश बस्ती जिले में रहने वाले एक निर्धन परिवार का लड़का है जो किसी वजह से गाजियाबाद में जा बसा। वह बचपन से ही महत्वाकांक्षी रहा है। बस्ती में जहां उसका घर है वहां एक करोड़पति परिवार भी रहता है। उनके ठाट बाट, शानो शौकत आदि देखकर वह ईर्ष्या करता रहा है। करोड़पति का एक विद्रोही लड़का 10 साल की उम्र में ही भाग गया था, जो काफी तलाश करने के बावजूद आज 20 साल गुजरने के बाद भी नहीं मिला है। पिछले 3 साल पहले वहां बाढ़ आई और वह बाढ़ सैकड़ों अन्य लोगों के साथ उस करोड़पति परिवार के सभी बच्चों को अपने साथ बहा ले गई। ठूंठ की तरह रह गए वह करोड़पति सेठ और उसकी पत्नी। पड़ोसी होने के नाते रुपेश का वहां आना जाना था, अतः उनके कोई भी बच्चा न रहने के कारण उनकी दौलत को हासिल करने की उसके मन में और प्रबल इच्छा हो गई। मगर सवाल था कैसे? इधर रुपेश एक दिन घूमने फिरने दिल्ली गया। वहां कनॉट प्लेस पर जिस लड़की से उसका आंख मटक्का हुआ वह मेहरौली में रहने वाले एक परिवार की लड़की थी। अपने परिवार के साथ वह पिकनिक पर यहाँ आई हुई थी। सारे दिन के अटखेलियों के बाद उनके दिल की अदला बदली हो गई थी। अतः रुपेश महाराज उन्हें उनके मेहरौली स्थित मकान तक छोड़ने गए। इस रहस्य को केवल माला ही जानती थी, उसके परिवार के अन्य लोग नहीं। अब तो मुलाकातों का सिलसिला चालू हो गया। इश्क की पेंगे बढ़ने लगी। झोंटे ऊंचे और ऊंचे होते चले गए। रुपेश ने गाजियाबाद से दिल्ली तक का पास बनवा लिया, जिसके जरिए वह सर्विस करने वाले दूसरे डेली पैसेंजर्स की तरह आने जाने लगा। इस तरह खर्चा भी कम पड़ता था। खैर, इश्क इस मुकाम पर पहुंचा कि माला के घर भंडाफोड़ हो गया। डांट फटकार पड़ी। प्रेम दीवानी ने विद्रोह कर दिया। माँ बाप कमबख्त होते क्या चीज हैं? उन्हें क्या हक है कि दो प्यार करने वालों के बीच चीन की दीवार बने? दिल्ली के किसी अंधेरे कोने में माला ने यह सारी रामायण रुपेश को सुनाई। अब रुपेश ने बता दिया कि वह कोई बहुत मोटी हस्ती नहीं है। गाजियाबाद में फोटोग्राफी की एक दुकान है जिस पर ग्राहक तभी जाता है जब शहर की दूसरी दुकान पर उसकी दाल न गलती हो। रुपेश फोटोग्राफर है? सुनते रहो प्यारे, वैसे तुमने पॉइंट ठीक पकड़ा है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि रुपेश ने अपनी हकीकत माला को बता दी। माला के सिर पर प्रेम भूत सवार था। उसे भला इन बातों से क्या फर्क पड़ना था? टीवी पर देख देख कर उसने ढेर सारे फिल्मी डायलॉग रट रखे थे, सब उगल दिए। उनमें प्यार की महिमा थी और यह था कि भला प्यार का दौलत से क्या संबंध? दौलत तो होती ही क्या है? चांदी के चंद सिक्के। उस वक्त माला को यकीन था कि अगर तराजू के एक पल्ले में उनका प्यार और दूसरे में सारे जहां से इकट्ठी करके दौलत रख दी जाए तो नीचे प्यार वाला पलड़ा ही रहेगा। तुम तो उनके प्यार ही पर अटक गए। आगे बढ़ो। माला और रुपेश भी आगे बढ़े और इतने आगे बढ़ाए कि उन्होंने कोर्ट में शादी कर ली। पैदा करने वाले जाएं भाड़ में। न रुपेश के माँ बाप को पता था, न ही माला के घर वाले इनवाइट किए गए, क्योंकि उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने के बाद ही यह शादी हुई थी। अब वे पति पत्नी बन गए, साथ रहने लगे। कुछ दिन तक ठीक चला, मगर शीघ्र ही माला की समझ में यह बात आ गई कि उनके प्यार के मुकाबले पर तराजू के दूसरे पलड़े में अगर 100 का नोट भी रख दिया जाए तो प्यार वाला पलड़ा हवा में डगर डगर नाचेगा। कहना चाहिए कि फांकों की झाड़ू ने माला के सिर से प्रेम भूत उतार दिया और तब उसने जाना कि वह खुद दौलत के मामले में रुपेश से कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी है। अब ये पति पत्नी किसी ऐसी तिकड़म के जुगाड़ में लग गए जिससे एक ही दांव में माला माल हो जाए। रुपेश के जहन में बस्ती में रहने वाला करोड़पति सेठ खटक ही रहा था। ऐसे समय में इन लोगों ने इंस्पेक्टर दीवान द्वारा अखबारों में दिया गया विज्ञापन देखा और उसे देखते ही रुपेश के दिमाग में एक साफ सुथरी स्कीम चकरा गई। फोटोग्राफर होने के नाते रुपेश यह समझ गया कि याददाश्त गंवाए व्यक्ति के दिमाग की प्लेट ताजा फोटो रील के समान है, जिस पर चाहे जो फोटो उतारा जा सकता है। अतः उसने उसे बस्ती के करोड़पति सेठ का बचपन से भागा हुआ लड़का साबित करने की ठान ली। पति पत्नी में मंत्रणा हुई। इस बात पर गौर किया गया कि उनकी स्कीम कितनी मजबूत रहेगी।
इसी विचार विमर्श में इन्हें देर हो गई और रुपेश से पहले मेडिकल इंस्टीट्यूट में सेठ न्यादर अली न केवल पहुंच गया बल्कि युवक को अपने साथ भी ले गया। यह बात रुपेश को डॉक्टर भारद्वाज से पता लगी और इस प्रथम चरण में ही उनकी योजना पर पानी फिर गया। जब गाजियाबाद लौटकर रुपेश ने यह सब माला को बताया तो माला के वे सारे सपने चूर चूर हो गए जो उसने बनी हुई स्कीम की सफलता पर देखे थे। उसने रुपेश को ताने दिए कि वह सिर्फ बातें मिला सकता है, कर कुछ नहीं सकता। फिर रुपेश ने सेठ न्यादर अली द्वारा अखबारों में दिया विज्ञापन देखा। अब अपनी उसी स्कीम को कार्यान्वित करने का उनके सामने एक और मौका था। इस बार रुपेश चूका नहीं, उसने न्यादर अली के यहाँ सर्विस कर ली। पहले ही दिन उसने जान लिया कि युवक को अपने सिकंदर होने का पूरा यकीन नहीं है और वह स्वयं अपने अतीत को तलाश करना चाहता है। युवक की यह मानसिकता रुपेश के लिए लाभदायक ही थी। युवक कपड़े बदल चुका था, यानी वे कपड़े वह उतार चुका था जो एक्सीडेंट के समय उसके तन पर पाए गए थे। उन कपड़ों को साथ लिए रुपेश समय निकालकर गाजियाबाद आया। स्कीम के मुताबिक उन्हीं कपड़ों के नाप के न केवल ढेर सारे कपड़े सिलवाए गए बल्कि इन कपड़ों पर भी बॉन्ड टैक्स की चिट लगवाई गई। उसी दिन रुपेश ने अपने खाते से रुपए निकाले और माला को सब कुछ समझाने के बाद दिल्ली लौट आया, क्योंकि सर्विस की शर्तों के मुताबिक वह ज़्यादा देर तक न्यादर अली की कोठी से बाहर नहीं रह सकता था। उधर योजना के अनुसार माला ने रूबी के नाम से 10,000 राजा राम को दिए। 100 रुपए उन्हें जिन्होंने युवक को दुआ सलाम की थी। वे पैसे केवल सलाम करने के लिए ही थे। उस युवक को 500 रुपए दिए गए जिसने सिकंदर से जमने के लिए कहा था। भगवतपुर वाला मकान किराए पर लिया गया। इतना सब काम निपटने के बाद माला रात के वक्त दिल्ली जाकर रुपेश से मिली। स्कीम के मुताबिक यह ट्रिक फोटोग्राफी से ऐसी एल्बम तैयार कर चुका था जिससे सिकंदर और माला पति पत्नी नजर आए। वह एल्बम देते वक्त रुपेश ने उसे बाकी बातें भी समझा दी। माला भगवतपुरे वाले मकान में लौट आई। उसी रात रुपेश ने बातों में फंसाकर सिकंदर की नॉलेज में यह बात डाल दी कि उसके तन से मिले कपड़ों पर गाजियाबाद के बॉन्टेक्स टेलर की चिट है और वहीं से उसका सही अतीत पता लग सकता है। बेचारा सिकंदर रुपेश को सचमुच अपना दोस्त और शुभचिंतक समझ बैठा। रुपेश की जानकारी में वह उसी रात न्यादर अली की कोठी से भाग निकला। रुपेश को वह समझा चुका था कि दिन में बॉन्टेक्स टेलर से मालूम कर ले कि वह कहाँ गया है। वह क्या जानता था कि सब कुछ रुपेश का ही किया धरा है। सोच समझकर फैलाए गए जाल में से गुजरता सिकंदर भगवतपुरे के मकान में पहुंच गया। उसे सुनाने के लिए जो कहानी तैयार की गई थी उसमें उन सभी सवालों के जवाब थे जो सिकंदर के जहन में चकरा रहे थे। रूबी बनी माला ने अपनी और रुपेश की प्रेम कहानी ज्यों की त्यों सिकंदर को सुना दी। उनके जहन में यह भर दिया कि वह बस्ती में रहने वाले सेठ का भागा हुआ लड़का है। उसे यह बताया कि वह अपराधी प्रवृत्ति का है ताकि अपने बारे में और ज्यादा खोजबीन करने का साहस न कर सके। आंग्रे की आंखों में हैरत के साए लहरा उठे। बोला, बड़ी खतरनाक और साफ सुथरी स्कीम थी इनकी। बस्ती में रहने वाले सेठ के समक्ष ये सिकंदर को उसका बेटा सिद्ध कर देते और माला को उसकी पत्नी। फिर समय आने पर सिकंदर को रास्ते से हटा दिया जाता और सेठ की सारी दौलत की एकमात्र अधिकारिणी रूबी या माला। मगर सिकंदर के जुनून ने सारे हालात उलट दिए। अपनी स्कीम के जोश में वे जुनून के बारे में भूल गए थे। इसी जुनून ने न केवल इनकी सारी स्कीम खाक में मिला दी बल्कि माला चल बसी। रुपेश भी एक प्रकार से चल ही बसा। अंजाम वही हुआ आंग्रे प्यारे जो अक्सर ऐसे खतरनाक प्लानर्स का होता है। क्या मरने से पहले माला सिकंदर को यकीन दिला चुकी थी कि इस बारे में कौन जानता है। लेकिन रुपेश माला को उसकी पत्नी साबित कर रहा था जबकि असल में वह रुपेश की पत्नी थी। इस स्कीम के आगे बढ़ने पर क्या माला की पवित्रता कायम रह पाती? किस किस्म की पवित्रता की बात कर रहे हो प्यारे? तुम समझ रहे हो? व्यंग पूर्वक मुस्कुराते हुए चटर्जी ने कहा, अपराध करने वाले यदि इस किस्म की पवित्रता अपवित्रता का ख्याल करने लगे तो अपराध ही ना हो। दौलत हासिल करने की ललक इन बातों को नगण्य कर देती है आंग्रे भाई। जिस बात की चिंता तुम कर रहे हो उसकी चिंता न रुपेश को थी न माला को। आंग्रे चुप रह गया। इस बारे में पूछने के लिए
अब जैसे उसके दिमाग में कोई सवाल नहीं रहा था। बोला, मान गए चटर्जी, नोटों की गड्डी को क्लू बनाकर तुमने इस मामले की अंतिम गुत्थी भी सुलझा दी। यह केस तुम्हारा है, फिर मैंने इतनी भागदौड़ क्यों की? दोस्ती के नाते? बिल्कुल नहीं। फिर उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने की बीमारी है मुझे। गुत्थी मेरे सामने आई और फिर मैं खुद को रोक नहीं सका। मुस्कुराते हुए आंग्रे ने कहा, चलो यूं ही सही, मगर सारा मामला सुलझने के बाद भी अपराधी अभी तक गायब है। उस तक पहुंचने का भी तो कोई रास्ता निकालो। लगता है कि वह किसी बिल में छुपकर बैठ गया है प्यारे, मगर कब तक छुपा रहेगा? जब चटर्जी हरकत में आएगा तो उस बिल को भी खोज निकालेगा। कम से कम आज मैं हरकत में आने वाला नहीं हूं प्यारे। बहुत थक गया हूं, आराम करूंगा। युवक को वहां रहते धीरे धीरे 1 महीना गुजर गया। विशेष और बूढ़ी माँ बहुत खुश थे। रश्मि अब उसके प्रति इतनी सख्त नहीं थी। अब युवक उसकी आंखों से अपने लिए नफरत की चिंगारियां निकलते नहीं देखता, परंतु आज तक भी वह युवक के प्रति नम्र नहीं थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि वह युवक की उपस्थिति से खुश थी। हाँ, इस 1 महीने में युवक के व्यवहार आदि से रश्मि इतना समझ गई थी कि युवक कोई बहुरूपिया या जालसाज नहीं था। वह किसी दुर्भावना से यहाँ नहीं रह रहा था। युवक के चरित्र में कोई बुराई महसूस नहीं की थी उसने। उसे अपनी तरफ कभी उन नजरों से देखते नहीं पाया था जिन्हें अनुचित कहा जा सके। वह तो यह कोशिश करती ही थी कि युवक के सामने न पड़े। रश्मि ने भी यह महसूस किया था कि युवक स्वयं अकेले में उसके सामने पड़ने से कतराता था, मगर पिछले 10-15 दिन से एक बात कांटे की तरह उसके मस्तिष्क में चुभ रही थी। वह यह कि इस 1 महीने में युवक ने एक बार भी सेव नहीं कराई थी। उसकी दाढ़ी और मूछें काफी बढ़ गई थी और अब उसका चेहरा रश्मि के कमरे की दीवार पर लगे फोटो में मौजूद सर्वेश के चेहरे जैसा ही लगता था। पिछले 5-6 दिन से उसने अपने हेयर स्टाइल में भी परिवर्तन कर लिया था। फोटो में सर्वेश की आंखों पर मौजूद चश्मे जैसा ही चश्मा पहने भी रश्मि ने उसे एक रात देखा था। यानी युवक अब पूरी तरह सर्वेश बनने की कोशिश कर रहा था, जिसका फोटो उसके कमरे की दीवार पर लगा है। आखिर क्यों वह पूरी तरह सर्वेश बनता जा रहा है? उधर यदि युवक के दृष्टिकोण से इस बदलाव को देखा जाए तो वह केवल पुलिस से बचने के लिए यह सब कर रहा था। हमेशा तो वह इस घर की चारदीवारी में बंद रह नहीं सकता। जानता था कि वहां से उसे निकलना ही होगा और किसी पुलिस वाले से टकरा जाने का पूरा खतरा था। ऐसे किसी भी समय के लिए वह खुद को सर्वेश बना रहा था, ताकि समय आने पर खुद को सर्वेश कहकर बच सके। पुलिस साबित न कर सके कि मैं सिकंदर, जॉनी या वह हत्यारा हूं जिसे युवा लड़कियों को मारने का जुनून सवार होता है। बस इस बदलाव के पीछे यही एक मकसद था। मैं तो असफल हो ही गया हूं चटर्जी, मगर उस हत्यारे को खोज निकालने के मामले में तुम भी मात खा गए हो। आंग्रे कह रहा था, तुम जिसके बारे में लोग यह कहा करते हैं कि चटर्जी जिस मामले के पीछे पड़ जाता है उसकी बखिया उधेड़ कर रख देता है। आज पूरा 1 महीना हो गया है, क्या तुम उसे तलाश कर सके? ठीक कहते हो प्यारे, मानता हूं इस झमेले में मेरी खोपड़ी ने मेरा साथ नहीं दिया है। चटर्जी बोला, पता लगाने की हर कोशिश कर ली, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया, किंतु उस कमबख्त का कोई सुराग नहीं मिला। पता नहीं उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। यानी तुम भी हार मान चुके हो? चटर्जी तब तक हथियार नहीं डालेगा प्यारे जब तक जिंदा है। क्या मतलब? अंतिम सांस तक मेरी इच्छा उस तक पहुंचने की रहेगी। आशावान भी रहे तो किस आधार पर? आज 1 महीना हो चुका है, गधे के सींग की तरह जाने कहाँ गायब हो गया, और अब मेरा ख्याल तो कुछ और ही है। उसे भी पेश कर दो। कम से कम मर्द के लिए अपनी शक्ल में तब्दीली करने के लिए 1 महीना काफी होता है। अगर वह होशियार होगा तो अपनी शक्ल में यह तब्दीली उसने कर ली होगी, और सामने पड़ने पर भी एक बार को शायद हम उसे पहचान न सके। किस किस्म की तब्दीली की बात कर रहे हो? वह दाढ़ी मूछ बढ़ा सकता है, नाक की बनावट बदल सकता है, बाजार में मिलने वाले स्थायी लेंस से आंखों के रंग को बदल सकता है, हेयर स्टाइल चेंज कर सकता है। तुम्हारा मतलब है मेकअप? ऐसा जो मेकअप भी न कहलाया जा सके। किसी भी मेकअप से तुम भले ही धोखा खा जाओ आंग्रे प्यारे, मगर चटर्जी चक्कर में आने वाला नहीं है। इंसान तो इंसान, यदि वह भैंस बनकर भी मेरे सामने आ गया तो मैं उसे पहचान लूंगा और फिर
उसे हत्यारा भी बड़े आराम से साबित कर दूंगा। वह कैसे? लाख मेकअप के बावजूद वह अपने फिंगरप्रिंट से नहीं बदल सकेगा। लाख कोशिश के बावजूद अपनी राइटिंग चेंज नहीं कर सकेगा। वह हथौड़ी से प्राप्त फिंगरप्रिंट्स और मिट्टी के तेल वाले सिलसिले में मेरे पास उसकी राइटिंग है। उन्हें तो तभी मिलाओगे ना जब हमें किसी पर शक हो। बात के जवाब में एक बात पक्की है प्यारे, वैसे तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत हूं कि उसने निश्चय ही अपनी शक्ल में हर संभव परिवर्तन किया होगा। खैर चलता हूं प्यारे। कहते हुए चटर्जी ने उठने के लिए कुर्सी के दोनों हाथों पर हाथ रखे ही थे कि आंग्रे ने अनुरोध किया, बैठ यार, ऐसी क्या जल्दी है? कचहरी जाना है। आंग्रे ने कहा, कचहरी तो मुझे भी जाना है। किस सिलसिले में? रूपेश को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेजने। अब वह लगभग पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। जलने के कारण चेहरे पर जो बदसूरती आ गई है वह तो हमेशा रहेगी ही। उसके कर्म गोरे शरीर पर फूट पड़े हैं। वैसे तुम्हें कचहरी क्यों जाना है? कुछ नहीं यार, हरिद्वार पैसेंजर से पकड़े उसी मिट्टी के तेल के मामले की आज पहली तारीख है। अपना एक गवाह तो साला उड़न छू हो ही गया है। देखें एक गवाह से काम बनेगा या नहीं। तुम्हें भी गवाह के लिए वहां हत्यारा ही मिला था। इतना बड़ा मामला नहीं है, एक ही गवाह काफी होगा और वह तो आएगा ही। अरे, बात करता करता चटर्जी एकदम उछल पड़ा, जैसे कुछ याद आ गया हो। बिजली के समान मस्तिष्क में जैसे कुछ कौंधा हो। वो मारा पापड़ वाले को। एकाएक ही मेज पर बहुत जोर से घूसा मारता हुआ चटर्जी बोला, क्लू मिल गया है आंग्रे प्यारे। कैसा क्लू? चौंकते हुए आंग्रे ने पूछा। गवाही के सिलसिले में वह दूसरा गवाह अदालत में आज जरूर आएगा। उसे भी नई दिल्ली जाना था, यानी वह बता सकता है कि सिकंदर ट्रेन से किस स्टेशन पर उतरा था। क्लू तो है, मगर उतना जोरदार नहीं है जितना तुम उछल रहे हो। मान लिया कि हमें पता लग गया कि सिकंदर पुरानी दिल्ली में उतरा है, तब अभी तक तो क्लू ही नहीं मिल रहा था मेरी जान। यह प्रकाश किरण नजर तो आई है और प्रकाश किरण नजर आना शुभ होता है। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। रश्मि की आवाज सुनते ही युवक ने न केवल अपनी आंखें खोल दी बल्कि हड़बड़ाकर वह खड़ा भी हो गया। भौचक्की सी अवस्था में उसने अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी रश्मि को देखा और बोला, कहिए। रश्मि ध्यान से युवक के चेहरे पर मौजूद दाढ़ी, मूछ, चश्मे और परिवर्तित हेयर स्टाइल को देख रही थी। साथ ही देख रही थी अपनी मौजूदगी के कारण युवक के चेहरे पर उभर आए नर्वसनेस के भाव। युवक शायद इसीलिए कुछ ज्यादा ही बौखलाया हुआ था क्योंकि इस एक महीने में रश्मि ने उस कमरे में पहली बार ही कदम रखा था जो कमरा उसे रहने के लिए मिला था। विशेष स्कूल गया हुआ था। युवक को नहीं मालूम था कि माजी कहाँ है। अपने पलंग पर आंखें बंद किए जिस्म को ढीला छोड़े लेटा वह किन्हीं विचारों में गुम था जो रश्मि के वाक्य से छिन्न भिन्न हो गए। युवक को डर हुआ कि कहीं फिर उसका जुनून न उभर जाए, इसीलिए जल्दी से बोला, कहिए रश्मि जी, क्या बात करना चाहती थी आप? धीरे धीरे करके मैं आपकी चेंज होने वाली शक्ल के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं। यह दाढ़ी, मूछ, चश्मा आदि। ओह, क्या यह सब कुछ आपको पसंद नहीं है? सवाल मेरी पसंद नापसंद का नहीं है, यह आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप कैसे रहना चाहते हैं, दाढ़ी मूछ में या क्लीन शेव। बहुत ही ठोस और सपाट स्वर में कहा रश्मि ने। मैं केवल इस परिवर्तन का कारण जानना चाहती हूँ। युवक के पास जवाब पहले से तैयार था, फिर भी उसने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले अपने बिखेरे हुए आत्मविश्वास को समेटा, फिर ध्यान से उसने रश्मि को देखा। गोरी, चिट्टी और मासूम रश्मि ने अपने तांबे के से रंग के घने और लंबे बालों को मस्तक के आसपास से समेटकर बहुत ही सख्ती के साथ सिर के पृष्ठ भाग में एक जूड़ा बना रखा था। वह धीमे से बोला, कारण सुनने में शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या मतलब? मैं चाहता हूं कि भले ही कुछ दिनों के लिए सही, मगर सारी दुनिया मुझे सर्वेश समझे। रश्मि की आंखों के चारों तरफ की खाल सिकुड़ गई। क्यों? ताकि वे हत्यारे चौंक पड़े जिन्होंने सर्वेश का मर्डर किया था। क्या कहना चाहते हो? रश्मि गुर्रा सी उठी। अगर सच्चाई पूछें तो वह यह है कि मैं सिर्फ उन हत्यारों के लिए सर्वेश देखना चाहता हूं। मुझे देखकर वे चौंके, सोचे कि जिस सर्वेश को उन्होंने मार डाला था वह जीवित कैसे घूम रहा है। इससे क्या होगा?
वे किसी भी तरह इस रहस्य को जानना चाहेंगे, मुझसे संबंध स्थापित करेंगे या ज्यादा से ज्यादा मुझे सर्वे से ही समझकर कातिलाना हमला करेंगे। और यही मैं चाहता हूं। ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ताकि मासूम बीसू को यतीम करने वालों से बदला ले सकूं, आपकी मांग में सिंदूर की जगह खाक उड़ाने वालों का मुंह नोच सकूं। खामोश! अचानक ही रश्मि हलक फाड़कर चिल्ला उठी। कांप गया युवक। घबराकर उसने रश्मि की तरफ देखा और रश्मि की तरफ देखते ही उसके होश उड़ गए। रश्मि का मुखड़ा भारी उत्तेजना के कारण तमतमा रहा था। आंखों से चिंगारियां बरस रही थी जैसे। दांत पीसते हुए वह बोली, मेरे सर्वेश की हत्या के मामले में तुम कुछ सोचोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हत्यारों की बोटियां मुझे नोचनी है। खून में डूबी उनकी लाश पर हाथ रखकर बदला लेने की कसम खाई है मैंने। उनके एक भी हत्यारे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उनका खून पीने के बाद मरने का वादा मैंने अपने पति से किया है। आप भला उन दरिंदों से बदला कैसे ले सकेंगी? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। मैं जानती हूं कि मुझे क्या करना है। अगर किसी अन्य के द्वारा उन हत्यारों की मौत पर मुझे शांति मिलती तो जाने कब की मैं पुलिस को उन कुत्तों का नाम बता चुकी होती। क्या आप उन्हें जानती हैं? युवक चौंक पड़ा था। बेशक। कौन है? युवक एकाएक ही व्यग्र हो उठा। कोई भी हो, तुमसे मतलब। प्लीज रश्मि जी, मेरी बात। रश्मि की गुर्राहट जहर में बुझी सी महसूस हुई। एक बार पहले भी कह चुकी हूं मिस्टर, और फिर कहती हूं कि इस बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। उनके हत्यारों से बदला लेने का ख्याल तक दिमाग में लाने का आपको कोई हक नहीं है। इस बार युवक भी चीख पड़ा। मुझे हक क्यों नहीं है? क्या मतलब? रश्मि ने दांत पीसे। ये कौन सा कानून है कि आप जब चाहें जिस बात के लिए मुझे कह दें कि मुझे कोई हक नहीं है? मैं पूछता हूं, मुझे हक क्यों नहीं है? क्या मैं विशु से प्यार नहीं करता? क्या माँ जी का पागलपन मुझे झंझोड़ नहीं डालता है? क्या एक मासूम की मांग में उड़ती खाक किसी इंसान को पागल नहीं बना देती है? हैरत से आंखें फाड़े रश्मि युवक को देखती रह गई। जाने किस जोश में भरा युवक कहता ही चला गया, मुझे पूरा हक है रश्मि जी। अगर सच्चाई पूछें तो सर्वेश के हत्यारे से बदला लेने का आपसे ज्यादा हक मुझे है, क्योंकि सर्वेश के नाम और उसके परिचय ने मुझे शरण दी है। मैं जिसे यह नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। मैं दर दर भटक रहा था। दुनिया में कहीं मेरी कोई मंजिल नहीं थी। तब मुझे इस घर में, इस छोटी सी दीवार में शरण मिली। शरण ही नहीं, यहाँ मुझे बेटे का स्नेह मिला। माँ की ममता गरज गरज कर बरसी है मुझ पर। और आप कहती हैं कि इस घर की नींव रखने वाले के प्रति मेरा कोई हक नहीं है? मैं आपका पति न सही, सर्वेश न सही, मगर बीसू का पापा जरूर हूँ, माँ जी का बेटा जरूर हूँ। और अगर मैं यह हूँ तो सर्वेश मेरा भाई जरूर रहा होगा। और क्या चबा जाऊंगा उन्हें जिन्होंने मेरे भाई को मारा है। बीसू को यतीम करने वालों की बोटी बोटी नोच डालूंगा मैं। एक बूढ़ी माँ से उसका जवान बेटा छीनने की सजा उन्हें भोगनी ही होगी। इस घर चार दीवारी के लिए मुझे सब कुछ करने का हक है। बादल की तरह गरजते युवक ने रश्मि को थरथराकर रख दिया। युवक के अंदर की वेदना आज पहली बार ही फूटकर बाहर आई थी, और यह वेदना ऐसी थी कि जिसके जवाब में कहने के लिए रश्मि को कुछ नहीं मिला। स्वयं उसने भी महसूस किया कि हक की बात करके उसने ठीक नहीं किया था। इस बार वह अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोली, हक की बात छोड़ो। मैं मानती हूं कि तुम्हें सारे हक हैं, लेकिन बदला मुझे ही लेना है। मैंने कसम खाई है। मैं नहीं जानता कि वे हत्यारे कौन हैं, मगर यह कल्पना जरूर कर सकता हूं कि जिन्होंने सर्वेश की हत्या कर दी वे जालिम और शक्तिशाली जरूर रहे होंगे। आप नारी हैं और मेरी नजर में सबसे ज्यादा कोमल नारी। आप उनसे बदला नहीं ले सकेंगी। रश्मि का चट्टानी स्वर, मैं बदला लेकर रहूंगी। सिर्फ जोश से बदला नहीं लिया जाता है रश्मि जी। वे जरूर कोई बड़े मुजरिम होंगे, शक्तिशाली और चालाक होंगे। लोहे को लोहा ही काट सकता है, कोई और धातु नहीं। वक्त आने पर मैं लोहा बनकर दिखा दूंगी। युवक को लगा कि रश्मि उस स्थान से 1 इंच भी नहीं हिलेगी जहां खड़ी है। अतः कई पल तक कुछ सोचने के बाद बोला, मैं आपसे एक समझौता कर सकता हूं। कैसा समझौता? सर्वेश के हत्यारों से मैं टकराऊंगा। मैं लोहा लूंगा उनसे, क्योंकि ऐसा करने के लिए इस चार दीवारी से बाहर निकलना होगा। आप यह नहीं कर सकेंगी, और अंत में
मैं उन हत्यारों को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। आप उनके खून से अपनी प्यास बुझा सकती हैं। उनकी मौत आपके रिवॉल्वर से निकली गोली से ही होगी। युवक की बात रश्मि को ठीक ही लगी। इसमें शक नहीं कि इस चार दीवारी में कैद एक नारी होने की वजह से ही वह आज तक उन हत्यारों से बदला नहीं ले सकी थी। यह बात ठीक ही थी कि उनसे टकराने के लिए एक मर्द चाहिए, अतः युवक की मदद उसे आवश्यक सी लगी। बोली, क्या जरूरी है कि तुम उन्हें मेरे कदमों में लाकर डालोगे ही? यह भी तो हो सकता है कि तुम ही उन्हें मार डालो। ऐसा नहीं होगा। मैं गारंटी चाहती हूँ। जैसी गारंटी आप चाहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। एक पल खामोश रही रश्मि, फिर बोली, वीसू और माजी की कसम खाकर वादा करना होगा आपको। मैं तैयार हूँ। गाजियाबाद के कचहरी कंपाउंड में न्यादर अली को देखकर इंस्पेक्टर आंग्रे चौंक पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट के एक माने हुए वकील के साथ वे उसी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। इंस्पेक्टर आंग्रे के साथ रुपेश भी था और सेठ न्यादर अली को वहां देखकर जाने क्यों उसके बदसूरत चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नजदीक जाकर सेठ न्यादर अली ने कहा, हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, आप यहाँ सेठ जी? जी हाँ। न्यादर अली ने अजीब सी नजरों से रुपेश के जले हुए बदसूरत और बीभत्स चेहरे को देखते हुए कहा। जलने के बाद रुपेश इतना भयानक हो गया था कि उसे देखकर सख्त कलेजे का आदमी भी डर सकता था। इंस्पेक्टर आंग्रे ने पूछा, आप यहाँ किस सिलसिले में? रुपेश की जमानत के लिए आए हैं हम। रुपेश की जमानत? और आप लेंगे? आंग्रे चकित रह गया। क्या आप नहीं जानते कि आपके सिकंदर के विरुद्ध इसी ने षड्यंत्र रचा था? यह उसे सिकंदर के स्थान पर जॉनी बना देना चाहता था। रुपेश को घूरते हुए न्यादर अली ने कहा, हम सब कुछ जानते हैं। इसी ने हमारे बेटे को हमसे छीना है और इसीलिए हम इसकी जमानत कराना चाहते हैं। मैं समझा नहीं सेठ जी। न्यादर अली ने एकाएक ही रुपेश के चेहरे से दृष्टि हटाकर इंस्पेक्टर आंग्रे की तरफ देखा, फिर बहुत ही धीमे और ठोस शब्दों में बोले, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोगों में से नहीं हैं इंस्पेक्टर। हम उन लोगों में से भी नहीं हैं जो बुराई का बदला बुराई से ही लेते हैं। हमारे सिद्धांत जरा अलग हैं। हम बुराई को अच्छाई से खत्म करते हैं। जो हमें ईंट मारता है हम उस पर फूलों की वर्षा करके उससे बदला लेते हैं। रुपेश कांप गया। चकित भाव में इंस्पेक्टर आंग्रे कह उठा, एक बुरे आदमी से बदला लेने का बहुत ही अजीब और नायाब तरीका निकाला है आपने। आपका यह सिद्धांत बहुत महान है सेठ जी। न्यादर अली के होठों पर फीकी सी मुस्कान उभर आई। रुपेश की तरफ देखते हुए वे बोले, शायद इसी ढंग से इसे एहसास हो कि इसने कितना बड़ा पाप किया था। शायद यह एक जवान बेटे के विरह में तड़पते बाप के दर्द का एहसास कर सके। इसमें शक नहीं कि रुपेश अंदर तक हिल उठा था। उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसकी जमानत लेने खुद न्यादर अली आ पहुंचेगा। चाहकर भी जुबान से वह एक लफ्ज नहीं निकाल सका। जुबान तालू में कहीं जा चिपकी थी। कम से कम इस वक्त रुपेश के दिल में उठते भावों का एहसास इंस्पेक्टर आंग्रे ने भी किया था और निश्चय ही आंग्रे न्यादर अली के बदला लेने के तरीके से प्रभावित हुआ। फिर रुपेश को मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इंस्पेक्टर आंग्रे ने उसके विरुद्ध जो चार्जशीट तैयार की थी वह पेश की गई। रुपेश ने मजिस्ट्रेट के सामने स्वीकार कर लिया कि उसने सिकंदर को जॉनी बनाने का षड्यंत्र रचा था। जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वे सच हैं और दौलत के लालच में वह अपनी माला को खो बैठा है। मजिस्ट्रेट ने न्यादर अली के वकील द्वारा प्रस्तुत जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। रुपेश को साथ लेकर न्यादर अली चला गया और मामले के इस अजीब से मोड़ के बारे में सोचता हुआ इंस्पेक्टर आंग्रे भी बाहर निकला ही था कि इंस्पेक्टर चटर्जी टकरा गया। सामने पड़ते ही उसने कहा, वह दूसरा गवाह आज अदालत में आया था प्यारे। उससे पता लग गया है कि सिकंदर शाहदरा में ही उतर गया था। इससे क्या नतीजा निकलेगा? ये कैसे पता लग सकता है कि वहां से कहाँ गया? यह भी जरूर पता लगेगा बेटे। खैर तुम बताओ कि क्या रहा? रुपेश सड़ने के लिए जेल चला गया है या नहीं? नहीं। क्या मतलब? चटर्जी उछल पड़ा। जवाब में जब आंग्रे ने उसे सब कुछ बताया तो चटर्जी की आंखें सिकुड़कर अचानक ही गोल हो गईं। बोला, यह मामला तो कोई नया ही रंग लेता नजर आ रहा है प्यारे। कैसा रंग? न्यादर अली वैसा आदर्शवादी नजर तो नहीं आता था
जैसा उसने काम किया। वह नई दिल्ली में स्थित मुगल महल नाम के एक 5 स्टार होटल में काम करते थे। रश्मि ने बताना शुरू किया तो युवक बहुत ध्यान से सुनने लगा। यह होटल काफी प्रसिद्ध है और शायद आपने भी नाम सुना हो। वह वहाँ कैशियर थे। होटल के दैनिक आय व्यय का हिसाब रखना ही उनका काम था। रश्मि ने आगे बताया, आज से करीब 4 महीने पहले प्रतिदिन की तरह ही वह सुबह 7 बजे होटल के लिए निकल गए थे। उनकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की थी और वह रात 9 बजे तक यहाँ लौट आते थे, मगर उस सारी रात वहाँ नहीं लौटे थे। इंतजार में मैंने सारी रात जाग कर गुजार दी थी। क्या सर्वेश रात को कभी गायब नहीं होता था? अक्सर तब रह जाते थे जब दूसरा कैशियर छुट्टी पर होता था। दूसरा कैशियर? जी हाँ, 2 कैशियर थे। 5 स्टार होटल 24 घंटे खुला रहता है और कोई भी एक व्यक्ति 24 घंटे की ड्यूटी नहीं दे सकता। इसीलिए होटल का सारा ही स्टाफ डबल था। काम 2 शिफ्ट में बटा हुआ था। पहली वह जिसमें वे थे, दूसरी रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की। यदि किसी दिन दूसरी शिफ्ट का कैशियर छुट्टी पर होता तो उसकी ड्यूटी भी इन्हें ही देनी होती थी। तब फिर आपने वह रात जागकर क्यों काटी? जब ऐसा होता था तो किसी भी माध्यम से मुझे सूचना मिल जाती थी, परंतु उस रात मुझे उनकी नाइट ड्यूटी लग जाने की कोई सूचना नहीं मिली थी। इसीलिए मैं चिंतित हो रही थी और सुबह होते ही घर से बाहर निकली थी। नज़दीक के टेलीफोन बूथ से उन्हें फ़ोन किया था। उस फ़ोन का नंबर उन्होंने मुझे दे रखा था, जो उन्हीं की मेज पर रखा रहता था। जब मैंने फ़ोन किया था उस समय सुबह के करीब 7 बजे थे। फिर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाए जाने पर मुझे एक अपरिचित आवाज़ सुनने को मिली थी। वह दूसरी शिफ्ट का कैशियर था। जब मैंने उसे अपना परिचय देकर उनके बारे में पूछा था तो उसने चौंके हुए स्वर में मुझे बताया था कि सर्वेश तो तबीयत खराब होने की वजह से कल रात 7 बजे ही छुट्टी कर गया था। मैं धक्के से रह गई थी, जबकि उसे बताया था कि वह अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। तो उसने कहा था कि मैं यहाँ 8 बजे पहुंचा था। तब सर्वेश सीट पर नहीं था और मैनेजर ने बताया था कि तबीयत ठीक न होने की वजह से आज वह 7 बजे ही छुट्टी कर गया है। मैंने व्यग्रतापूर्वक उससे रिक्वेस्ट की थी कि वह मैनेजर से पूछकर उनके अब तक घर न पहुंचने की वजह बताने की कृपा करे। उसने मुझे होल्ड करने के लिए कहा था। कुछ देर बाद उसने मुझे बताया था कि मैनेजर साहब के कथनानुसार सर्वेश 7 बजे चला गया था और उनसे यही कहकर गया था कि घर जा रहा है। ओह, अब मेरी चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि अब से पहले मैं यह सोचकर आश्वस्त थी कि उनकी नाइट ड्यूटी लग गई होगी। मैं बुरी तरह चिंतित और बेचैन घर लौट आई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहाँ गए, कहाँ तलाश करूं। उस वक्त करीब 8 बजे थे जब कुछ सिपाहियों के साथ दीवान नाम का इंस्पेक्टर यहाँ आया था। दीवान? युवक की आवाज़ कांप गई। हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? बड़ी मुश्किल से खुद को संभालकर युवक ने पूछा। पुलिस यहाँ क्यों आई थी? उसने मुझे उनकी जेब का सामान दिखाकर पूछा था कि क्या मैं उस पर्स और पर्स से निकले कागजात को पहचानती हूँ। वह सारा सामान उन्हीं का था। इसीलिए मैं कांप उठी और घबराकर मैंने पूछा था कि यह सब उसके पास कैसे है। सामान में विजिटिंग कार्ड भी था और उसी के जरिए इंस्पेक्टर यहाँ पहुँचा था। अतः उसने पूछा था कि क्या मिस्टर सर्वेश मेरे पति हैं। हाँ कहने के बाद मैंने जब चीख चीख कर उससे पूछा था तो उसने कहा कि मुझे बहुत अफसोस के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मिस्टर सर्वेश इस दुनिया में नहीं रहे। कमरे में सन्नाटा सा छा गया। युवक चाहकर भी कुछ बोल नहीं सका। रश्मि के मुखड़े पर हर तरफ वेदना ही वेदना नजर आ रही थी। युवक ने देखा कि उसकी झील सी आंखों से आंसू उमड़ पड़ने के लिए बेताब थे। खुद को रोने से रोकने के प्रयास में उसका चेहरा बिगड़ सा गया था। वह कहती ही चली गई। बाद में इंस्पेक्टर ने बताया था कि उनकी लाश रेल की पटरी से मिली थी। इंस्पेक्टर दीवान के अनुसार शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या? दीवान की थ्योरी यही थी। मैं और माजी पुलिस के साथ वहीं गए थे जहां लावारिस समझी जाने वाली लाशों को पुलिस 72 घंटों के लिए रखती है। लाश का फोटो तुम देख ही चुके हो। हमने उसी अवस्था में लाश देखी थी। माजी तभी से पागल सी हो गई हैं। हालांकि गर्दन धड़ से अलग थी, चेहरा छत विछत था, मगर फिर भी
मैं उन्हें पहचानने में किसी किस्म की भूल नहीं कर सकती थी। जेब से निकले सामान के अलावा वे वही कपड़े और जूते पहने हुए थे जो पिछले दिन सुबह पहनकर घर से निकले थे। उनकी पीठ पर मौजूद मस्से को देखने के बाद उन्हें सर्वे से ही न मानने का मेरे पास कोई कारण नहीं था। युवक खामोश रहा। रश्मि कहती चली गई, लाश को यहाँ लाया गया, अंतिम संस्कार कर दिया गया, मगर इस प्रश्न का जवाब मुझे नहीं सूझ रहा था कि उन्होंने आत्महत्या क्यों कर ली। मैं उनकी पत्नी हूँ और अच्छी तरह जानती थी कि उन्हें कोई गम, कोई दुख नहीं था। आत्महत्या की वजह तो दूर दूर तक नहीं थी। इसी उलझन में मुझे 1 हफ्ता गुजर गया और फिर डाक से मुझे एक रहस्यमय पत्र मिला। रहस्यमय पत्र? यह कहती ही रश्मि ने एक पत्र युवक की तरफ बढ़ा दिया। युवक ने व्यग्रता पूर्वक उसके हाथ से पत्र लिया, खोलकर पढ़ा। रश्मि बहन, अगर तुम यह सोच रही हो कि सर्वेश ने आत्महत्या की है तो यह गलत है। सर्वेश की हत्या की गई है। वजह मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि सर्वेश की जिंदगी में कहीं कोई ऐसा गम नहीं था जिससे छुटकारा पाने के लिए वह आत्महत्या करता। फिर जिस सुबह उसकी लाश मिली है उसकी पूर्व संध्या को 7 बजे मैंने सर्वेश के ऑफिस में रंगा बिल्ला को दाखिल होते देखा था। रंगा बिल्ला बहुत ही खतरनाक, क्रूर, कुख्यात और पेशेवर हत्यारे हैं। वे हमेशा साथ रहते हैं और जहां उन्हें देखा जाता है यह समझा जाता है कि यहाँ निश्चय ही कोई हत्या होने वाली है। जिस समय वे सर्वेश के ऑफिस में दाखिल हुए थे उस समय उनकी आंखों में बड़ी ही जबरदस्त हिंसक चमक दिख रही थी और 5 मिनट बाद ही सर्वेश को साथ लिए वे ऑफिस से बाहर निकले। उस क्षण के बाद मैंने यही सुना कि सर्वेश इस दुनिया में नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि रंगा बिल्ला ने सर्वेश की हत्या करने के बाद उसकी लाश रेल की पटरी पर डाली होगी, वही दर्शाने के लिए जो पुलिस सोच रही है। पुलिस को धोखे में डालना रंगा बिल्ला के बाएं हाथ का खेल है। तुम जरूर सोच रही होगी रश्मि बहन कि मैं कौन हूँ और तुम्हें यह पत्र क्यों लिख रहा हूँ। मैं अपना परिचय तो नहीं दे सकता क्योंकि अभी मरना नहीं चाहता। अगर किसी माध्यम से रंगा बिल्ला को पता लग गया कि तुम्हें इस आशय का पत्र लिखा है तो निश्चय ही मेरी लाश भी किसी रेल की पटरी पर पड़ी मिलेगी। फिर भी यह खतरनाक काम अपनी और सर्वेश की दोस्ती की खातिर कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि वह जब भी मुझे मिलता तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा होता है। सर्वेश बुरी तरह तुम्हारा दीवाना था। वह तुमसे बहुत प्यार करता था। उसी के प्यार से मैंने अंदाजा लगाया कि तुम उसे कितना चाहती होगी, कितना ख्याल रखती होगी उसका। और अब अचानक ही तुम्हारा सब कुछ लुट गया है बहन। और जाने क्यों मुझे अच्छा न लगा कि तुम्हें हकीकत पता न लगे, बस इसीलिए यह पत्र लिख दिया है। शायद इसे तुम्हारे पास भेजकर मुझे कुछ सुकून मिल सके। एक भाई। पढ़ते पढ़ते युवक की आंखें भर आई। दिमाग कुछ और ज्यादा उलझ गया। नजर उठाकर जब उसने रश्मि की तरफ देखा तो पाया कि अपने मुखड़े पर संगमरमरी कठोरता लिए रश्मि उसी की तरफ देख रही थी। बोली, इस पत्र से मुझे मालूम हुआ कि रंगा बिल्ला ने उनकी हत्या की है। क्या आपने कभी इस पत्र लिखने वाले का पता लगाने की कोशिश की? असफल रही। क्या आपको कभी इसके बाद भी इसका कोई पत्र मिला? नहीं। इस पत्र में लिखी हकीकत या रंगा बिल्ला का पता लगाने के लिए क्या आपने कभी कोई कोशिश नहीं की? इस 4 दीवारी में जिम्मेदारियों से घिरी मैं बहुत ज्यादा कोशिश तो नहीं कर सकती, मगर जितनी कर सकी उससे इस नतीजे पर पहुंची कि रंगा बिल्ला सचमुच वैसे ही हैं जैसा इस पत्र में लिखा है। पता लगा है कि वे अक्सर मुगल महल में आते रहते हैं। क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? अगर देखती तो क्या उन्हें जिंदा छोड़ देती? रश्मि के हलक से गुर्राहट सी निकल पड़ी। वे कितने भी खतरनाक और क्रूर सही, मगर जिस क्षण मेरी आंखों के सामने आएंगे वह क्षण उनकी जिंदगी का आखिरी क्षण होगा। अपने रिवॉल्वर से मैं उनके कलेजे में आग भर दूंगी। क्या आपने कभी सोचा कि उस वक्त आपके पास रिवॉल्वर कहां से आएगा? रिवॉल्वर मेरे पास है। आपके पास रिवॉल्वर है? युवक ने चकित भाव से पूछा। क्या मैं जान सकता हूं कि रिवॉल्वर जैसी खतरनाक चीज आपके पास कहां से आ गई? उनकी मृत्यु के बाद मुझे उनके व्यक्तिगत संदूक से मिली थी। सर्वेश के संदूक से? हाँ। क्या आपने कभी सोचा कि सर्वेश के पास रिवॉल्वर क्यों थी? यह सब सोचने का कभी होश ही नहीं मिला है मुझे।
मैं तो बस इतना ही सोचती हूँ कि रिवॉल्वर मेरे पास है, रंगा बिल्ला के सामने पड़ते ही मैं उन्हें शूट कर दूंगी। ऐसा करना शायद गलत होगा। गुर्रा उठी रश्मि। क्या मतलब? कुछ देर तक चुप रहकर जाने क्या सोचने के बाद युवक ने कहा, अगर सर्वेश मुगल महल में सिर्फ कैशियर ही था तो उसके पास रिवॉल्वर की मौजूदगी रहस्यमय है। मेरे ख्याल से वहां सिर्फ कैशियर ही नहीं, कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसमें उसे रिवॉल्वर की जरूरत पड़ती हो। क्या कहना चाहते हो? उसे घूरती हुई रश्मि ने कहा। युवक हिचका नहीं, बोला, रिवॉल्वर केवल दो ही किस्म के लोग रखते हैं, या तो अपराधी अथवा वे शरीफ लोग जिन्हें किसी अपराधी से अपनी जान का खतरा हो, आत्मरक्षार्थ। उनके अपराधी होने की कल्पना फिर कभी मत करना, रश्मि ने चेतावनी दी। तो क्या सर्वेश ने आपसे कभी कोई ऐसी बात कही थी जिससे यह ध्वनि तो होता हो कि उसे किसी से अपनी जान का खतरा है? नहीं। युवक चुप रह गया। शायद गहराई से वह कुछ सोच रहा था। सोचने के बाद बोला, जिस तरह आप कह रही हैं, यदि उस तरह सामने पड़ते ही रंगा बिल्ला को शूट कर दिया जाए तो वह ना तो उचित ही होगा और ना ही बुद्धिमत्ता से भरा कदम। क्या कहना चाहते हो? हर हत्या के पीछे कोई कारण होता है। सर्वेश की हत्या के पीछे छुपा कारण रंगा बिल्ला ही बता सकते हैं। अगर देखते ही आप उन्हें शूट कर देंगी तो हमें कारण पता नहीं लगेगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिना कारण पता लगे रंगा बिल्ला को शूट कर देने से भी आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। रश्मि को लगा कि युवक ठीक कह रहा है। आखिर पता तो लगे कि वे अपने पास रिवॉल्वर क्यों रखते थे। अगर उन्हें किसी से अपनी जान का खतरा था तो उन्होंने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? रंगा बिल्ला ने उनकी हत्या क्यों की? सब कुछ सोचने के बाद वह बोली, मैं नहीं जानती कि तुम्हें क्या करना है, और ना ही इस सारे झमेले से मुझे कोई मतलब है। मुझे मतलब है केवल उनके हत्यारों से। तुम कुछ भी हो, मगर उनके हत्यारे मुझे चाहिए। याद रखना, उनसे बदला तुम नहीं लोगे, वे मेरे शिकार हैं। मैं विशु की कसम खाकर कह चुका हूं कि हत्यारों को आपके कदमों में लाकर डाल देना ही मेरा मकसद है। बदला लेना आपका काम है। इस विषय में और कुछ पूछना है? मैं सर्वेश के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहता हूं, ताकि उसका कोई परिचित यह न जान सके कि मैं सर्वेश नहीं हूं। तो दोस्तों, आज यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके आगे की कहानी आपको इसी उपन्यास के चौथे एपिसोड में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा के उपन्यास विधवा का पति के चौथे एपिसोड में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।